बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में मैं हूं नाज़िश खटक और मेरा साथ दे रहे हैं नजमुस साकिब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले मौसम की बात करते हैं तो इस्लामाबाद में अभी भी मौसम जो है वो कहीं कहीं अब्रालूद है, कहीं कहीं धूप है, लेकिन कल रात को अच्छी खासी इस्लामाबाद में बारिश हुई है, जिसकी वजह से आज टेम्परेचर 30-31 डिग्री हम लोग यहाँ पर फील कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ह्यूमिडिटी वैसे बहुत ज़्यादा है। इट स्टार्टेड, सावन का मौसम है और इसमें एक तो वो भी होता है जिसमें मुझे पता लगा कि पश्तो में इस मौसम को कहा जाता है बशकाल with a P. Exactly, पशकाल। It is called पशकाल। ये वाला मौसम अब आ चुका है जिसमें आपको हर वक्त ह्यूमिडिटी के फैक्टर जो है वो फील होगा। इससे जो पिछले 15 दिन पहले का मौसम था ना, उसको हमारे यहाँ कहते हैं जिसमें ना पागल हो जाते हैं लोग, ठीक है, मतलब शदीद जब गर्मी पड़ती है, हाँ, उसको कहते हैं कि पशकाल। तो उसको कहते हैं ओड़ा, हाँ, कि मतलब ओड़े में जो पागल हो जाए ना, मतलब उस मौसम में जो गर्मी में पागल हो जाए वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन मेरा ये था कि ये पशकाल नाम जो है सही ऐसा लगता है जैसे कोकाफ का मौसम जो है वो हम बता रहे हैं कि पशकाल किस्म का मौसम जो है ना, मौसमों के नाम है ना वो सारी बड़े क्यूट है। अक्सर हम भी भूल जाते हैं, फिर अम्मा को पूछते होते हैं, अच्छा अम्मा इसको क्या कहते होते हैं, फिर वो जो नाम बताती है फिर हमें याद आता है। अक्सर ये भी डिबेट रहती है कि गर्मियों का मौसम किसी को पसंद होता है और किसी को जो है वो ये कौन लोग हैं जिनको गर्मियों का मौसम जो है वो पसंद मुझे भी नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोगों को होता है पसंद। अब उसमें अगर हम डिस्कस करें गर्मियों के मौसम की और सावन के मौसम की बात, तो आपको कौन सा मौसम पसंद है? सावन से बेहतर आई थिंक गर्मियां हो जाएंगी मेरे ख्याल से भी। गर्मी में जो है आपको कम से कम चिप फील नहीं हो रही होती है और आप हर टाइम जो है वो पसीने के इसमें गर्मी भी होती है और चिप फील होता है। ऐसा लगता है कि जैसे आपको ना कोई चीज फ्रिज से निकाल के बाहर रखते हो ना तो वो खराब हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है इंसान खराब हो रहा होता है इसके अंदर, सुखड़ सी आ जाती है। लेकिन एक और चीज भी है, इस मौसम में बीमारियां बहुत ज्यादा फैलती है, बिल्कुल इसी तरह से। और कहते हैं कि पुरानी दर्दें भी जो है ना वो आपकी जाग वापस आ जाती है यार। खैर, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि वीज़ा से मुतालिक पाकिस्तानी शहरियों के लिए एक अहम खबर हमारे सामने आई है। 13 जुलाई 2026 यानी कल के रोज़ ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ने मुख्तलिफ ममालिक के वीज़ा लगवाने वाले पाकिस्तानियों को हिदायत जो है वो जारी की हैं, जिनके मुताबिक जो है वो वीज़े के कागजात की तस्दीक के लिए किसी एजेंट का सहारा हरगिज़ ना लेने की हिदायत करते हुए कहा गया है कि इतलात के मुताबिक कुछ पाकिस्तानी वीज़े के हुसूल के लिए गैर कानूनी एजेंटों का सहारा लेते हैं, जो गैर मजाज तरीक़ों से दस्तावेज़ात की तस्दीक कराते हैं। जारी इंतबा में कहा गया है कि इस अमल में ये जालसाज मुख्तलिफ सरकारी इदारों के जाली दस्तखत और मोहरें इस्तेमाल करते हैं, और ये देखा गया है कि बहुत से उम्मीदवार जालसाजी के तरीक़ों के इस्तेमाल करके अपनी दरख्वास्तों में धोखा दही का मुर्तकिब होने का जो है वो सामने आते हैं। अब इन जाली दस्तावेज़ात में अक्सर तालीमी असनाद भी हैं, बैंक स्टेटमेंट्स भी हैं और पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स तक जो है वो जाली मिल रहा है आपको। उसकी भी सोचें क्या ये वो मतलब पुलिस सर्टिफिकेट जाली बनवाने की एग्जैक्टली। और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के मुताबिक ये गैर कानूनी अमल सिर्फ और सिर्फ वीज़ा लगवाने वाले शहरियों को मौजूद वीज़े से महरूम कर सकता है, बल्कि इसके संगीन नताइज भी उन्हें भुगतना पड़ सकते हैं, जिनमें दूसरे ममालिक के दाखिले पर मुस्तकिल पाबंदी और इसके अलावा डिपोटेशन भी शामिल है। अब ये अमल पाकिस्तान की आलमी साख को भी नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए इस गैर कानूनी अमल में मुलविस अफराद के खिलाफ FIA ऑलरेडी काम कर रही है और उसके जरिए मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ और अहकामात भी उसके हवाले से जारी किए गए हैं। अब वीज़ा लगवाने वाले शहरियों को हिदायत की गई है कि वो हमेशा अपने दस्तावेज़ात की तस्दीक खुद मुतल्लिका इदारों से जाकर करवाएं। जैसे कि अगर आपको HEC के पास जाना है अपनी डिग्री की तस्दीक के लिए, तो वहाँ पर आप खुद जाएं, एक पूरा निज़ाम है, उसको फॉलो करें, आपका जो है वो डिग्री अटेस्टेशन हो जाएगी। इसी तरीके से मोफा के पास आपकी जब जाती हैं असनाद या मुख्तलिफ चीज़ें वहाँ से टेस्ट होने के लिए, तो आप वहाँ पर भी जाया कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ जिसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये कि अगर आपके रेफरेंस में लोग हों जो जानते हों, उस प्रोसेस से पहले गुजरे हों या मुतल्लिका इदारे के साथ मुंसलिक हों, तो आप उनकी मदद ले सकते हैं। लेकिन ऐसा हरगिज़ ना करें कि जब आप एजेंट्स के पास जाते हैं, बिल्कुल आप नाइव होते हैं, आपको चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, आप जाने से पहले अगर किसी एजेंट का सहारा भी ले रहे हैं तो उस एजेंट की क्रेडिबिलिटी के बारे में जो है वो लाजमी पता करें। और दूसरी चीज़, यूट्यूब पे, गूगल पे तमाम तर प्रोसेस के हवाले से एक दफ़ा खुद पढ़ के जाएं, इसलिए आपको 70% चीज़ों का पता हो, मेजरली उसको किस तरतीब में रख के कैसे किस टाइम तक जमा करवाना है, ये अगर आपकी कोई हेल्प कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज पूरा केस जो है वो अपना किसी के ऊपर जो है बिल्कुल इवन जब आप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में इंटरनेशनली अप्लाई भी करते होते हैं, और वो भी अक्सर हम हमेशा इस चीज़ का वो करते हैं कि किसी न किसी एजेंट के थ्रू, क्योंकि कंसल्टेंट्स होते हैं एजुकेशनल, सो आप उनके थ्रू जो है अपना वीज़ा सारा कुछ प्रोसेस करवाते हैं। सो उसमें भी ये ताकीद की जाती है कि कोशिश करनी चाहिए
کہ انسان خود اس کے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, جو سارا پروسیس ہے وہ سمجھے ضرور. اور انفیکٹ آئی نو سم ون جو کہ ایجوکیشن کنسلٹنٹ ہونے کے باوجود خود کہتا تھا کہ آپ میرے سامنے بیٹھ کے کرو گے, بٹ کرو گے آپ خود. ون آف مائی فرینڈ ہی واز لائک کہ یار آپ لوگوں کو نہ جانے کیوں امریکن ویزا کے لیے کسی کا سہارا لینا پڑتا ہے. ہی واز لائک کہ میں فار اینی ویزا, ہاں میں نے اپنے ساتھ بٹھا کے کافی لوگوں کو ویزا اپلائی کروایا. اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے فرسٹ ٹائم ویزا اپلائی کیا. ان کی بینک اسٹیٹمنٹ صحیح بس موجود تھی, اور بینک اسٹیٹمنٹ سے بھی ہمارے ذہن میں ایک جو میتھ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ پیسے ہونے چاہیے. ایسا نہیں ہوتا. بہت زیادہ پیسہ بھی آپ کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ پیسہ کہاں سے آیا ہے, کیوں آیا آپ کے بینک میں, یہ کس کا پیسہ ہے. لیکن آپ کے پاس ایک بینک اسٹیٹمنٹ ایسی ہونی چاہیے جو ریگولرائز ہو, جس کے اندر سے ایک مستقل انکم آ رہی ہو, ڈفرنٹ چنکس میں آپ بانٹ رہے ہوں اپنی انکم کو, لیکن ایک پراپرلی اسٹریم ہونی چاہیے آپ کی اکانومی کی. بیسکلی ان اینڈ آؤٹ کا جو فلو ہوتا ہے نا وہ برقرار طریقے سے ہو, یہ نہ ہو کہ ایک دم سے بہت ہی زیادہ ان ہو گئے ہیں اور پھر اس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ کہاں سے ہو گئے ہیں. سو وہ بھی ایک پرابلم ہو سکتا ہے. لیکن جہاں تک ویزا پروسیس اینڈ ایجنٹس کے پاس جانے کی بات ہے, تو آئی تھنک ہاں ایجنٹس کے پاس نہیں جانا چاہیے. ظاہر سی بات ہے اگر آپ کہیں کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ اتنے ایجوکیٹڈ تو ہیں کہ آپ کو سمجھ آتی ہے, آپ نے کہیں جانا ہے تو انگلش تو آپ کو آتی ہی ہوگی, سمجھنی تو چاہیے پھر بھی. تو پھر آپ خود اپنا پروسیس جانچ پڑتال کر کے کیوں نہیں کرتے, رسک لینا ہی کیوں ہے. صحیح بات ہے. آگے بڑھتے ہیں, اور اگلی جو ہمارے پاس سٹوری ہے وہ یوکرین میں ایک بڑا بھوچال آیا ہے. صدر زیلنسکی نے اچانک پوری حکومت برطرف کر دی. ایک پوری کی پوری حکومت, یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کی جانب سے وزیر اعظم کو برطرف کیے جانے کے بعد پوری حکومت نے استعفیٰ دے دیا ہے. روس اور یوکرین میں 4.5 سال سے جاری تنازع کے دوران کیف میں بڑا سیاسی بحران سامنے آیا ہے, اور صدر زیلنسکی کی جانب سے وزیر اعظم یولیا سویرڈینکو کو برطرف کیے جانے کے بعد پوری حکومت نے استعفیٰ دے دیا. غیر ملکی میڈیا کے مطابق یوکرین کے صدر زیلنسکی کی جانب سے وزیر اعظم, اب یہ سوچیں کہ مطلب کتنا اتفاق ویسے پایا گیا ہے کہ سب کے سب نے خود ہی استعفیٰ دے دیا ہے, لیکن وزیر اعظم کو جو ہے وہ برطرف کر دیا ہے. یوکرین کے قانون کے تحت وزیر اعظم کے استعفیٰ کے لیے پارلیمنٹ کی منظوری درکار ہوتی ہے, اور اس میں پوری حکومت کا استعفیٰ شامل ہوتا ہے. یولیا جنہوں نے 1 سال قبل ہی وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا تھا, تاہم زیلنسکی نے ان کے جانشین کے نام کا اعلان نہیں کیا ہے. اس حوالے سے زیلنسکی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جاری اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ حکومت میں تبدیلیاں ملک کی نئی سیاسی حکمت عملی پر مؤثر انداز میں عمل درآمد کے لیے ضروری ہے. اب ایسا وہ کیا کر رہے تھے جو اس کی وجہ سے ان کی حکومت کو ایک ذمہ دار وہ اپنانا پڑا, فیصلہ کرنا پڑا. لیکن بہت سارے عرصے سے یہ مسئلہ تو چل رہا تھا کہ ایک طرف یوکرین, دوسری طرف رشیا, اور ان کی کافی پرابلمس چل رہی تھی, لیکن اچانک سے یہ فیصلہ آنا بڑی ایک حیران کن بات ہے. اور پھر اس کی وجہ سے نا پوری لیکن ظاہر سی بات ہے وہاں پر پریزیڈنسی کا کچھ اور سین ہوتا ہے, وہ وزیر اعظم کو برطرف کر سکتے ہیں, یہاں پر معاملات کچھ اور ہیں. ویل جو بھی ہو, یوکرین کے لیے ول ہوپ کہ بہت جو ہے وہ اچھا ثابت ہو اور اچھی ساری چیزیں جو ہے وہ مثبت. ابھی فی الحال انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکومت کے ساتھ ساتھ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قیادت میں بھی ہم اہم تبدیلیاں کریں گے. تاہم ان تبدیلیوں کی تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے, لیکن ابھی فی الحال جو ہمارے پاس سامنے آیا ہے وہ وزیر اعظم نیا کوئی ابھی تقرری نہیں ہوئی, لیکن فی الحال جو پرانے تھے ان کو تو فارغ کر دیا گیا ہے. اب آگے کیا ہوتی ہے, جو بھی ہمارے پاس سچویشن سامنے آتی ہے اس سے ہم آپ کو ڈیفینیٹلی انفارم کرتے رہیں گے. ایگزیکٹلی جی, لیٹس موو فارورڈ اور بات کریں گے اب ہم پاکستان کی ایک نئی ایئر لائن کے حوالے سے. نئی نجی ایئر لائن جو ہے ساؤتھ ایئر کے نام سے 16 جولائی سے فلائٹ آپریشن اپنا شروع کرنے جا رہی ہے. یہ ایئر لائن ساؤتھ ایئر نے اپنے پہلے روز کے فلائٹ آپریشن کا شیڈیول جاری کیا ہے. ساؤتھ ایئر 16 جولائی سے اپنی کمرشل پروازوں کا آغاز کرے گی, جس کے لیے پاکستان سول ایویشن اتھارٹی نے باقاعدہ اجازت دے دی ہے. ایئر لائن کی جانب سے ٹکٹوں کی فروخت بھی شروع ہو گئی ہے. ایئر لائن ابتدائی مرحلے میں 2 طیاروں کے ساتھ فضائی آپریشن شروع کرے گی. چیف کمرشل آفیسر نشاط فاطمہ کے مطابق پہلی پرواز 16 جولائی کو کراچی سے تربت اور بہاولپور کے لیے روانہ ہوں گی. سی ای او نشاط فاطمہ کے مطابق افتتاحی روز ساؤتھ ایئر کی مجموعی طور پر 8 پروازیں آپریٹ کی جائیں گی. اب ایک اور ایئر لائن ہمارے سامنے ہے. ویری گڈ تھنگ یار, پاکستان میں بہت ساری ضرورت ہے ہمیں نئی ایئر لائنس کی. ہمارے پاس ایئر لائنس بہت کم ہے اور ہمیں اچھی ایئر لائنس کی ضرورت ہے, تبھی فیئرز بھی کم ہوں گے اور اچھا حساب کتاب ہوگا. لیکن ایئر فیئر کے مجھے آج دن تک سمجھ نہیں آئی کہ کس بیس کے اوپر ایئر فیئر ہوتا ہے. آپ اگر ایک سائڈ پہ ٹریول کر رہے ہیں سیم ٹائم پہ ایک فلائٹ جو ہے اس میں اس کا کرایہ ہوگا, اف یو ٹاک اباؤٹ اسلام آباد سے کراچی 20,000, اور سیم فلائٹ ٹائم پہ وہی دوسری فلائٹ جو ہے اگر وہ فلائی کر رہی ہوگی تو اس کا 34,000 کرایہ ہوگا, کسی کا 44,000
20,000 होगा, किसी का फिर उसमें 28,000 अगर हम होगा। बात करें तो कैपेसिटी की बात नहीं, सर्विसेज कैसी होती है? सर्विसेज में अगर हम बात करें, अभी तक मुझे जो हम निजी एयरलाइंस की अगर हम बात करें तो पर्सनली सिरीन एयर जो है उनके जहाज़ भी बड़े हैं, ठीक है, इंटरनेशनल एयर बसेस जो हैं वो हैं, उनका एक प्रॉब्लम है, वो डिले बहुत ज़्यादा करते होते हैं और अक्सर उनकी फ़्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं, हमेशा हो जाती है, मैंने भी ये सुना। बाकी अगर हम बात करें पाकिस्तान की दीगर फ़्लाइट्स की तो फ्लाई जिना भी अच्छी है, फ्लाई जिना भी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सुथरी होती है, टाइम पे जाती है, टाइम पे आती है, हर चीज़ अच्छी होती है। एयर ब्लू और PIA ये दो सबसे पुरानी एयरलाइंस हैं और मेरे ख्याल इसी वजह से इनके जहाज जो है वो बहुत पुराने हैं और अंदर से भी जाके आपको बहुत पुरानी जो है वो ज़माने की फील आती है। तो आई थिंक सर्विसेज की वजह से शायद हो सकता है कि इनकी फ़ी जो है, इनका फेयर वो उसमें डिफरेंस हो, लेकिन वैसे मेरे ख्याल से मैं सिरीन एयर की इस बात से बड़ा हैरान होता हूँ कि मैंने उनकी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स भी यूज़ की हैं, वो जो प्रॉपरली बड़े वाले तैयारे होते हैं ना with different classes and everything, सिरीन में मैंने कराची से जो बड़ी होती हैं वो उनका इस्तेमाल जो है तो मुझे भी पसंद है। वैसे सिरीन के बारे में ये है कि ज़्यादातर लोगों को पसंद है शायद, लेकिन एक डिले वाला फैक्टर है जिसकी वजह से लोग थोड़ा अवॉइड अब करने लगे हैं, क्योंकि डिले भी पूरे दिन डिले हो जाता है ना, बस खत्म हो जाती है, मतलब आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत सारे लोग तो बेचारे एयरपोर्ट पे पूरी रात और पूरे दिन में जो है वो मैंने देखा है डोमेस्टिक फ्लाई करने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। सो ये एक प्रॉब्लम है हमारी निजी एयरलाइंस का, जितनी भी हम डोमेस्टिकली भी इवन इंटरनेशनली भी होती है तो उसमें डिले बहुत ज़्यादा आता है। इस चीज़ का आई होप कि नहीं जो इन एयरलाइन आई है वो ख्याल रख लें। आगे बढ़ते हैं जी और बताते हैं आपको तुर्की में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। तुर्किया में गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन के मुताबिक क्या है हमारे पास, गिरफ्तार अफगान जो है उन्होंने गिरफ्तार किए हैं अफराद सर फहरिस्त। तुर्किया में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। इस दौरान गिरफ्तार किए गए अफराद में अफगान शहरी सर फहरिस्त हैं। बैनुल-अक़वामी खबर रसा इदारों के मुताबिक गैर कानूनी तारकीन वतन और इंसानी स्मगल्स के खिलाफ तुर्किया में हंगामी ऑपरेशन बदस्तूर जारी हैं। तुर्की के डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन मैनेजमेंट ने गिरफ्तार गैर कानूनी तारकीन वतन से मुतल्लिक ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी की है। अक़वाम मुत्तहिदा के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवा साल के पहले 5 माह के दौरान तुर्की से 13,000 से ज़ायद गैर कानूनी अफगान शहरियों को डिपोर्ट किया जा चुका है। मारूफ अफगान न्यूज़ एजेंसी दी खामा प्रेस के मुताबिक तालिबान रजीम में मुआशी बदहाली, बढ़ती बेरोजगारी और सनफी पाबंदियों की वजह से लाखों अफगान बाशिंदे मुल्क छोड़ चुके हैं। तमाम तर मुश्किलात और क्रैकडाउन के बावजूद अफगान महाजरीन की जानिब से तुर्की के रास्ते यूरोप जाने का सिलसिला अब भी बदस्तूर जारी है। आलमी माहिरीन का इस हवाले से कहना है कि गैर कानूनी अफगान महाजरीन की आड़ में इंसानी स्मगलिंग और मंशियात के जराइम भी बढ़ रहे हैं, रोज़ में मेज़बान ममालिक के अमन अमान के लिए मुस्तकिल ख़तरा है। और वैसे इसी वजह से ही बहुत सारे ममालिक ने अब न्यू वीज़ाज़ जो हैं वो भी देने बंद कर दिए हैं, क्योंकि ये जो हालात हम बना देते हैं, जो भी अब ज़ाहिर सी बात है, देखिए अगर आप एक जगह पे एज ए टूरिस्ट जाते हैं या फिर आप वहाँ इवन कोई स्टडी करने जाते हैं तो आप जिस काम से गए होते हैं, जिस मकसद से गए होते हैं, कोशिश तो यही होनी चाहिए कि सिर्फ वही मकसद पूरा किया जाए, लेकिन उसके बाद जो इलीगैलिटी में मशगूल हो जाती है आवाम, उसकी वजह से ज़ाहिर सी बात है जराइम भी बढ़ते हैं और उनकी इकॉनमी पे भी फ़र्क पड़ता है। सो ये नहीं करना चाहिए। उसकी वजह से हम जैसे ममालिक के जो लोग हैं जो वाकई में किसी न किसी वजह से जा रहे हैं, उनकी वीज़े भी नहीं लग रहे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि दुनिया में पहली बार 2 रोबोट्स ने आपस में शादी कर ली। वीडियो वायरल हुई है। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में पहली बार 2 ह्यूमनॉइड यानी कि इंसान नुमा रोबोट्स ने शादी की है। उनकी शादी की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। तकरीब में रॉबर्ट और मेटिल्डा नामी ये 2 रोबोट्स हैं, दुल्हा और दुल्हन के रूप में। रॉबर्ट को एक दफ्तरी मुलाजिम और बेला को, जबकि मेटिल्डा को बैले डांसर के तौर पर जो है वो पेश किया गया है। दूसरे से अहद किए गए हैं और इन्होंने और रोबोट ने मियाँ बीवी यानी कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को करार दिया है। ये तकरीब कानूनी शादी नहीं है, बल्कि रूस में रोबोटिक्स और मसनूई जहानत की सलाहियतों को उजागर करने के लिए एक नुमाइशी सकाफती तकरीब थी। इसमें रवायती रूसी शादी की बाज़ रसूमात भी शामिल की गई और जदीद टेक्नोलॉजी और सकाफती रवायात के इम्तजाज को भी पेश किया गया। तकरीब की वीडियो में दोनों रोबोट्स को शादी के लिबास में एक दूसरे के साथ खड़े, अहद करते और मेहमानों की मौजूदगी में तकरीब का हिस्सा बनते देखा जा सकता है, जिसने सोशल मीडिया पर धूम मचाई हुई है और आप लोग भी इस वक्त इसको देख सकते हैं। आई एम इमेजिनिंग कि इसके बाद खाना खुला होगा।
शादी में जाहिर सी बात है एंड पे खाना होता है, खाना खुला होगा तो रोबोट्स ने खाना कैसे खाया होगा? रोबोट्स को चार्जिंग पे लगा दिया होगा। या ट्रू। सो वैसे ही वो होता है ना, शादी का सुन के आप लोगों के दिमाग में यही होता है अच्छा खाना कब खुलेगा। आगे बढ़ते हैं जी, आपको बताते हैं पाकिस्तान MMA कैंडिडेट्स सीरीज मरियम औरंगजेब के बेटे ने हरीफ को नॉकआउट कर दिया। वाह जी, क्या बात है। मुख्तलिफ वेट कैटेगरीज के दिलचस्प मुकाबले जारी रहे, जहां नौजवान फाइटर्स ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए कामयाबियां अपने नाम की। 56.7 किलोग्राम कैटेगरी की दूसरी फाइट में मुहिबुल्लाह ने उम्दा खेल पेश करते हुए मोइसती को शिकस्त दे दी। 54 किलोग्राम कैटेगरी में शायान और नज़र के दरमियान सख्त मुकाबला देखने में आया, जहां शायान ने आखिरी राउंड में फैसला कुन बरतरी हासिल करते हुए कामयाबी अपने नाम कर ली। फीमेल 48 किलोग्राम कैटेगरी में सारा खान ने 3 राउंड्स पर मुश्तमिल मुकाबले के बाद नूर फातिमा को शिकस्त देकर फतेह हासिल कर ली। 52 किलोग्राम की कैटेगरी में सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब के साहबजादे औरंगजेब ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपने हरीफ फैजान को नॉकआउट कर दिया। अच्छा, तो वर्ल्ड डिडंट नो दैट के MMA फाइटर्स में एक जो है वो मरियम औरंगजेब साहब का साहिबजादा भी है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ एक्टिव किया हुआ है और वो स्पोर्ट्स खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इट्स अ टफ गेम, वेरी ट्रू यार। और ये टफ गेम के अंदर जाना और इसको जो है मुकाबला करना, जीतना बहुत अच्छी बात है। एंड वेल डन टू दी औरंगजेब एंड ऑल अदर कैंडिडेट्स। और आई थिंक ये एक इससे ये भी साबित होता है कि देखिए ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके वालिदैन एक बहुत अच्छी और अहम पोजीशन पे है तो उसका मतलब ये है कि उनके बच्चे जो हैं वो पढ़ाई और जो चीज़ों में है उसमें खेलों में ध्यान नहीं या दिलचस्पी नहीं लेंगे। सो आपको अगर किसी चीज़ का पैशन है और आप कुछ करना चाहें तो डेफिनेटली आपके लिए जरूर करना चाहिए। हाँ, ये नहीं है कि आपने एक लेगेसी को ही बरकरार रखना है, आपने सियासत में ही कदम लेना है, जो आपका पैशन है उसको फॉलो करना है। वेल पाकिस्तान के लिए एक और अच्छी बात है कि एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की दूसरी कामयाबी है और क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने अपनी जगह बना ली है। ये एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप जारी थी जहां पर पाकिस्तान ने मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल की है। चीन का शहर है हाइकू, जहां पर ये जारी एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और दूसरे मैच में कजाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त देकर फतह अपने नाम की है। मैच में पाकिस्तानी टीम इब्तिदा से इख्तिताम तक मुकम्मल तौर पर छाई रही और पाकिस्तान की जीत का स्कोर 25-12, 25-14 और 25-9 रहा है। ग्रुप मरहले में मुसलसल 2 फतुहात के बाद पाकिस्तान ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। पाकिस्तान अगला मैच मंगल को थाईलैंड के खिलाफ खेलेगा। सो स्पोर्ट्स हो रही हैं, चल रही हैं चीज़ें, और अच्छी बात यह है कि इंटरनेशनली पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर रहा है, कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से कर रहा है, लेकिन हो रही है और ये बहुत अच्छी बात है। या ट्रू। और आई थिंक इसी तरह से ही हम जब नौजवान बच्चे ज़ाहिर है मैदानों में निकलेंगे तो ही हमारी हुकूमत की भी तवज्जो इस तरफ मबज़ूल होगी और फिर नए प्ले ग्राउंड्स भी बनेंगे। इवन जो फैसिलिटीज़ दरकार है हमारे बच्चों को, हमारी यंग जनरेशन को स्पोर्ट्स खेलने के लिए, आई एम श्योर कि उसके लिए भी मेहनत जो है वो शुरू हो जाएगी। या लेट्स टेक अ ब्रेक जी, वापस आते हैं, कंटिन्यू करेंगे अपने प्रोग्राम को, कहीं मत जाएं, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूवर्स। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका ऑपरेशन शबान इस वक्त जारी है, जिसमें ताज़ा तरीन कार्रवाइयों की अगर हम बात करें तो उसके दौरान मजीद 5 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयों में फितनतुल खारिज के खिलाफ फ़ज़ाई ऑपरेशन भी जारी है और ज़मीनी ऑपरेशन भी जारी है। हालिया कार्रवाइयों के बाद ऑपरेशन शबान में हलाक किए गए दहशतगर्दों की तादाद इस वक्त 76 तक पहुंच चुकी है, जबकि 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो जारी हैं उसमें मजमूई तौर पर 114 दहशतगर्दों को हलाक किया जा चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक बलूचिस्तान में अमन व अमान की बहाली और दहशतगर्द अनासिर के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी।
लेकिन ख़वातीन और हज़रात, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बलूचिस्तान में मसला है क्या। इतनी प्रॉक्सीज़ हैं जहाँ पर एक तरफ भारत इन्वॉल्व है, दूसरी तरफ इसराइल, तीसरी तरफ अफ़गानिस्तान। बहुत सारे आलाकार उनके बसाए हुए हैं उन्होंने यहाँ पर, जिसके लिए पाकिस्तान की इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और पाकिस्तान की अफवाज और जिस मुश्तरका ये ऑपरेशन जारी उसारी है, ये लोग कोशिशें कर रहे हैं कि इसको मुस्तकिल तौर पर यहाँ से ख़त्म किया जाए। ये एक मुस्तकिल पाकिस्तान जो है वो जंगी हालात में 1999 से ऑनवर्ड, वॉर ऑन टेरर से ऑनवर्ड चलता हुआ आ रहा है, जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज ने, पाकिस्तान के सिविल लोगों ने बहुत सारी अपनी जानों का नजराना पेश किया है, जिसकी वजह से आज ये वतन जो है वो सलामत और यहाँ पर आबाद है। लेकिन इस वक्त जब ख़त्ते में बदलती हुई सूरत हाल है, मुख्तलिफ पावर्स जो है वो अपनी पावर और साथ ही साथ डिप्लोमेटिक स्टांस पर अपनी चीज़ें इस्तेमाल कर रही हैं, हरबे इस्तेमाल कर रही हैं, वहीं पर पाकिस्तान फ़ौरन लिहाज से, डिप्लोमेटिक लिहाज से, फ़ौजी लिहाज से हर तरीके से मजबूत मुल्क के तौर पर सामने आ रहा है। लेकिन ये वाज़ेह पैगाम है कि हमारे मुल्क की तरफ जो भी नज़र उठा के देखेगा उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा, चाहे वो हमारा पड़ोसी मुल्क ही क्यों ना हो। इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ जो शख्सियत ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं, हमारे साथ थ्रू वीडियो लिंक हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। सर, ऑपरेशन शबान, बहुत सारी प्रॉक्सीज़ हैं यहाँ पर इन्वॉल्व, क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त तक की जो इतलात आ रही हैं उसमें 114 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि पिछले दिनों, मतलब पिछले हफ्ते या पिछले हफ्ते लास्ट 2 वीक्स में बहुत सीरियस और बड़े पैमाना और बड़े जारमाना किस्म के अटैक हुए हैं। गियारत में हुआ या नेशनल हाईवे हुआ, जीवानी में हुआ, बलोचिस्तान के अंदर, और उसमें हमने जैसे पहले भी आपने अर्ज किया, आपने भी बताया, और ये चीज़ें भी अब सामने आती जा रही है। और उसमें सिर्फ ये एक नहीं कि पाकिस्तान के स्टाफ बदले इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के तौर पे भी, चाहे वो यूएनओ की रिपोर्ट हो, चाहे अमेरिकन कांग्रेस की रिपोर्ट हो, चाहे वो रशियन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट हो, भी तमाम जो दहशतगर्दी के अड्डे हैं, ये लोग हैं, ये दाइश के हुए, टीटीपी के हुए, अपना BLA, BRA, ये सारा नेक्सस जो है ये अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। और अब जो कुछ बलोचिस्तान के अंदर हो रहा है उसमें सिर्फ बलोची नहीं बल्कि उसके अंदर अफगान शहरी जो है, अफगान नेशनल जो अफगान दहशतगर्द जो है वो भी शामिल हो चुके हैं। और उसकी बहुत सारी मिसालें मिली हैं जब पाकिस्तान ने डिफरेंट तश्कीलों को जो है वो वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर इंटरसेप्ट किया, जो पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। और उसमें जब लोगों को चेकअप किया गया तो उनको पता चला कि अफगान मिनिस्ट्रीज के, अफगान गवर्नमेंट के, अफगान आर्मी के, उनके अपने शोबों के लोग जो हैं वो इन दहशतगर्दी की वारदातों में शामिल होते हैं। अब यही चीज़ आपने देखा कि ज़ियारत में कुछ लोगों को पुलिस स्टेशन पे हमला किया गया, वहाँ कुछ शहीद हुए, फिर अगवा करके ले गए 21 लोगों को। तो अब इसके ऊपर उनकी लाशें जो है वो रेंजेस अपने पहाड़ों से रिकवर की गई। तो इसके तनाजुन में ज़रूरी हो चुका था कि बड़ा वाइड स्केल ऑपरेशन, जिसकी प्रोएक्टिव ऑपरेशन, जिसमें साफ जाहिर है जब ऑपरेशन होगा तो उसमें पुलिस भी होगी, FC भी होगी, आर्मी भी होगी, और उसके साथ एयर एसेट्स भी यूज किए जाए। क्योंकि होता ही है कि जितने दहशतगर्द हैं ये शहरों में वारदातें करते हैं, ज़ियारत में की, कोयटा में की, मसलूम में की, अपना डेरा बुक्ती में की, तलात में की। फिर ये चूँकि वो इन तमाम शहरों के इर्द गिर्द बलूचिस्तान में रेंजेस बहुत माउंटेन रेंजेस है, बड़ी रगेड माउंटेन रेंजेस है, ये फिर वहाँ से रिट्रीव करके इनके कैंप्स इन्होंने वहाँ उन डिफाइज में या रेंजेस में या अपना जो पहाड़ है, पहाड़ों की वादी उनके अंदर बनाए हुए हैं। तो फिर ये वहाँ से रिट्रीट करके वहाँ चले जाते हैं। और इसलिए उनके जब आप चेज अप कर रहे होते हैं, लैंड फोर्स भी चेज अप कर रही होती है, तो फिर वो टाइम लैग बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिसके अंदर से ये शील्ड ले लेते हैं उन जगहों की जहाँ पे छुपे होते हैं। तो अब उसके साथ साथ आपने देखा कि न सिर्फ पुलिस, आर्मी और रेंजर, FC, बल्कि साथ हेलीकॉप्टर भी, एयर एसेट भी, ड्रोन्स भी वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं परसू करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए और फिर अटैक और टारगेट करने के लिए। तो ये एक ऐसा ऑपरेशन जो मेरा ख्याल इसका दायरा कार, इसके अलावा भी पूरे जो थ्रेटेड एरियाज हैं, क्या वो मरी बख्ती एजेंसी के थ्रेटेड एरिया है, लोरलाई है, आपको पता है लोरलाई हरनाई रोड पे बहुत सारे इस तरह इन्होंने इंटरसेप्ट करने की कोशिश की है। चाही के इलाकों में उन्होंने बारहा वहाँ पे अपनी प्रेजेंस जो है वो शो करते आते हैं कुछ हफ्ते के लिए,
वहाँ पे नाके लगाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। चाली के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला भी हुआ था। लेकिन ब्रिगेड साहब सवाल यहाँ पे एक ये पैदा होता है जो मैं जानना चाहूँगा आपकी स्टडी से मुतालिक कि सर हासिल क्या करना चाहता है ये दुश्मन, खासतौर पे अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, भारत की बात करें, सिर्फ अनस्टेबिलिटी यहाँ पर चाहता है, सिविल लोगों को निशाना बनाना चाहता है, यहाँ पर धमाके करके लोगों का नुकसान करना चाहता है, कोई बड़ा एजेंडा है जिसको हासिल करने की कोशिश है? क्योंकि पाकिस्तान आर्मी जिस तरीके से जवाब देती है ये तो बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान जब जवाब देता है तो नुकसान तो दूसरी तरफ से बड़ा होता है, और पाकिस्तान ये कंटिन्यू रखेगा, उसकी फ़ौज को या उसके सिस्टम को इस वक्त जितनी ताकत है इस पूरे खित्ते में वो कोई डिनाएबल है नहीं। तो इस फैक्टर से फ़ायदा क्या हासिल हो रहा है दूसरी जानिब से? असल में बात यह है कि एक बहुत बड़ा ग्रैंड डिज़ाइन, आपको डिज़ाइन इस चीज़ को देखने के लिए उस इंटरनेशनल डिज़ाइन को या ग्रैंड डिज़ाइन को समझने की ज़रूरत है। और आपको पता है कि सी पैक जो है वो बलूचिस्तान से गुजरना है, चाइना का वन बेल्ट वन रोड का कॉन्सेप्ट है। गवादर ने कमीशन होना है, तो गवादर अगर कमीशन होता है तो पाकिस्तान के अंदर जो इनपुट आती है या पाकिस्तान का रेवेन्यू जिस तरह चलता है या पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेड चलती है और पाकिस्तान की इकोनॉमी पे जो असर पड़ता है वो भी आप करता है। बलूचिस्तान को जो इसका फायदा होता है वो क्लॉसल फायदा है। रेकोटेक के अंदर जो कुछ बलूचिस्तान को फेडरल रेवेन्यू को फायदा होता है वो भी आपको होता है। अब वन बेल्ट वन रोड जो है या BRI जो है या सी पैक, अमेरिकन नहीं चाहते कि इसीलिए कि उसके साथ चाइनीज की कनेक्टिविटी और चाइनीज इकोनॉमिक पावर और चाइनीज इकोनॉमिक रीच आगे बढ़ती है और पाकिस्तान को भी फायदा होता है। गवादर अगर कमीशन होता है तो आप पता है UAE को नुकसान होता है, बिकॉज गवादर इज ए डीप सी वाटर पोर्ट और वहाँ पे ज्यादा आपके जो शिप्स हैं वो हार्बर करेंगे, वो बर्थ करेंगे, फिर गवादर के साथ लिंक आपका चाबहार आ जाता है। अब चाबहार पहले तो इंडियन के पास था, जब से हमारे ईरान का ये इशू शुरू हुआ था उन्होंने इंडियन से वापस ले ली थी वो पोर्ट, और खुद डेवलप कर रहे थे या चाइना डेवलप कर रहा था। तो ये इस इलाके की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है मैरीटाइम पॉलिसी के हिसाब से भी और वैसे भी। तो उसके साथ साथ आपको बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं और पाकिस्तान ने हम ये भी कहा था कि जब वहाँ से मिनरल्स निकालेंगे तो ये जो कंटेस्टिंग पार्ट्स के जो इंटरेस्ट है बलूचिस्तान के अंदर, और उसके साथ भारत है, और भारत ने एक पॉलिसी बनाई हुई है। उन्होंने जो दहशतगर्दी है उसको रियासती पॉलिसी के तौर पर, यानी हर मुल्क की कोई रियासती पॉलिसी होती है, तो भारत की जो स्टेट पॉलिसी है वो दहशतगर्दी। और आपको पता है पाकिस्तान से भारत का और नरेंद्र मोदी और RSS और BJP जितनी पार्टी है, नरेंद्र मोदी जो हिटलर और मैसूरी से भी कमीना और जलील दहशतगर्द है, उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई एंगल वो छोड़ते नहीं है। अभी आपको पता है वो रिसेंटली वाटर टेररिज्म में इन्वॉल्व हुए हैं। उनका एक वजीर आफाशी CR पटेल ये भी कहता है कि हमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बताया कि नॉट अ ड्रॉप ऑफ वाटर शुड गो टू पाकिस्तान। So combined all these things together और अफगानिस्तान जिस तरह अफगानिस्तान पाकिस्तान जिन लोगों से हम मिलते हैं यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते होते हैं, मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी के, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ खुशहाली आ रही है, गवर्नमेंट भी इस वक्त एक्टिवली काम कर रही है, शफाफियत भी निज़ाम में आ रही है, सिस्टम बेहतर हो रहा है। फिर हम देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर एक प्रोपेगेंडा कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की झूठा एक जो है वो साजिश की जाती है, और ऐसे गंदे लोग ऐसी किस्म की जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को आगे लाकर इंटरनेशनल मीडिया पे भी इन्वॉल्व होकर ऐसी आवाज़ें उठाते हुए नजर आते हैं। तो सर देरपा अमन के लिए ऑपरेशन के साथ साथ ये जो घर के अंदर बैठे हुए कुछ ऐसे लोग हैं और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो रन हो रही हैं, उनके तदारुक के लिए, उनका किला कमा करने के लिए क्या क्या इक़दाम उठाने की मजीद ज़रूरत है? सर में बात यह है कि अगर आप रियलिस्टिकली देखें तो ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, और इस प्रॉब्लम के अंदर मुख्तलिफ हुकूमतें जो पाकिस्तान के अंदर रही हैं उनकी केयरलेसनेस, उनकी स्लैकनेस, उनकी इनसेंसिटिविटी टू द प्रॉब्लम जो है वो बहुत बड़ा एलिमेंट है। अब आपने ये देखना है ना कि बलूचिस्तान के अंदर भी लोगों को कुछ कंसर्न है, उन कंसर्न्स को एड्रेस करना हुकूमत वक्त का काम होता है। जो भी हुकूमत रही है मुख्तलिफ अदवार में, ये एक दौर का किस्सा नहीं है, ये मुख्तलिफ अदवार का किस्सा है। और उसमें मतलब है कि अगर आप वहाँ पे जो लोगों का एक कंसर्न है जो पावर शेयरिंग या रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से आता है कि अगर आप 336 की असम्बली में सिर्फ 20 सीटें बलूचिस्तान की है
اور وہاں پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی آپ تھرو فیئر الیکشن آ کے لوگوں کو آگے جانے نہیں دیتے. تو اٹ شوڈ ہیو بین ایڈریسڈ بائی دی سکسیسو گورنمنٹس. ان سے بات چیت ہو رہی ہوتی مختلف علاقوں میں جو بلوچستان کے حکومتیں رہی ہیں یا ریپرزینٹیٹیو رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت, جو آپ کا اتنا ٹائم نہیں ہے, اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو جنوائن ہیں. فیڈرل فسکلزم بھی اس کے اندر آ جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ایک نیریٹو جو وہاں پہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں بہت ڈیولپ ہوا ہے, جہاں جس کے اوپر اسرائیل نے اور انڈیا نے بھی بہت کام کیا ہے. انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ ایسی بکس اور ایسے لٹریچر فیڈ کیے جس کے ذریعے سے پاکستان کے اندر سے سپریشن جو آپ نے بات کی اس کے اوپر اور بلوچستان کے رائٹ کے اوپر بہت بڑا پروپیگنڈا کیا گیا. تو جو وہاں پہ پروونشل حکومتیں مختلف دور میں بیٹھی تھی وہ کیا کر رہی تھی, they were not looking at their بولان میڈیکل کالج کے بعد تنظیمیں بن رہی ہیں, BYC بن رہی ہے مختلف, تو اس کے نیریٹو کو کس طرح آپ نے جو ہے نگیٹ کرنا ہے. پھر یہ ہے کہ اس ٹائم فریم ورک میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لانگ ٹرم میئر نہیں لیتے تو شارٹ ٹرم میئر لینے کی ضرورت ہے, کیونکہ کائنیٹک آپریشن سعودی ہر کسی چیز کا حل نہیں نکالتے. اس کے ساتھ آپ کو ڈپلومیٹیکلی انٹرنیشنل لیول پہ کچھ ممالک کو شامل کرنا پڑے گا. امریکہ کے لیے پاکستان نے اتنا کام کیا ہے. Americans are involved very deeply in Afghanistan. CIA is involved in Afghanistan. So why can't we talk to America and tell them to help to caution افغان گورنمنٹ کی جو پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے, جس کو UNO نے بھی کہا کہ افغانستان سے پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے. چائنا نے بارہا بات کرنے کی کوشش کی, بات کی ہے افغان گورنمنٹ سے, ورمچی میں مذاکرات ہوئے, چائنا کے ریپرزینٹیٹیو, لیکن وہ افغان حکومت کو بات سننے کی تیار نہیں ہے, اس لیے کہ آپ پہ پیسے کا فلو بہت زیادہ ہو رہا ہے. دبا انڈیا جو ہے وہ پیسہ بچا رہا ہے. آپ نے کہا اگر ہمیں لانگ ٹرم اس کا ایک کوئی مثبت حل نکالنا ہوگا, کیونکہ کافی ٹائم ظاہر سی بات ہے جب سے ہم دیکھ رہے ہیں تب سے یہ چل ہی رہا ہے. ایک ہوتا ہے ہم بیرونی محاذ پر دشمن سے لڑتے ہیں, اگر اندرونی مطلب آپ سازشوں کے خلاف لڑنے شروع ہو جائے تو ملک کے کونے کونے سے آوازیں نکلتی ہیں, جیسے کہ KPK سائٹ پہ بھی ہم یہی دیکھتے ہیں, اور بلوچستان سائٹ پہ دونوں ہی ولنریبل جو ہیں وہ پروونسز اب ایسے بن گئے ہیں کہ وہاں کے لوگ ابھی فیل کرتے ہیں کہ شاید ہماری ملک کا ہم پر اتنا فوکس نہیں ہے, اس لیے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو ایک یہ بتائیے گا, دوسرا ہم ہمیشہ سے جانتے ہیں, ہم نہیں سبھی کی یہ رائے ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے, لیکن اب صرف افغانستان کی سرزمین نہیں ہے, اس کے ساتھ ہی اسرائیل بھی ہاتھ ملا چکا ہے, بھارت بھی ہاتھ ملا چکا ہے. وہ تینوں جو ہیں مل کر پاکستان کے اندر انتشار پھیلا رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم دیرپا امن کی طرف نہیں جائیں گے یا کہ لانگر ٹرم والا کوئی فیصلے یا ڈائلاگس کی طرف نہیں جاتے ہیں, تو کتنی حالت جو ہے وہ تشویشناک ہو سکتی ہے ان دو پروونسز کی, اگر ہم اسپیشلی بات کریں؟ بالکل, میں آپ سے یہی عرض کر رہا تھا نا کہ آپ کو کائنیٹک آپریشن کے ساتھ پولیٹیکل, ایڈمنسٹریٹو, ڈپلومیٹک, پولیٹیکو ایڈمنسٹریٹو چیزیں جو ہے ان کو کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کسی بھی طرح کے اس طرح کے آپریشن ہوں گے اور پرائم منسٹر صاحب ایک دفعہ جا کے واپس آ جائیں گے تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, تو آئی ایم سوری دیٹ وونٹ ہیپن. ایک چیز یاد رکھ لیجیے گا, ایک چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ سیکورٹی فورسز جو ہے وہ اپنا کام کرتے رہیں گے. ان کا فرض ہے دہشت گردی کے خلاف لڑنا, ان کا فرض ہے دہشت گردی کے ناسور سے پاکستان کو پاک کرنا, وہ ہو رہا ہے. لیکن میں نے آپ سے عرض کیا نا, ساتھ کچھ اور بھی کرنے کی ضرورت. KPK کا پرابلم جو ہے اور بلوچستان کا پرابلم جو ہے وہ کافی ڈفرینٹ پرابلم. KPK میں کچھ اور قسم کی شورش ہے جو بیکاز آف افغانستان اور ڈیورنڈ لائن کی وجہ سے وہاں پہ چیزیں چل رہی ہیں. اس کو آپ نے ڈپلومیٹیکلی اور انٹرنیشنل پلیئرس کو ملا کے, اور ایک چیز کیونکہ ایک چیز ہے جو حقیقت ہے, ڈیورنڈ لائن جو ہے اس کو دنیا میں میر عبد الرحمان, میر حبیب الرحمان, کنگ اپنا نادر شاہ سے لے کے اور برطانیہ سے لے کے اور انٹرنیشنل جو ریکگنیشن ہے اس سے لے کے ہر ایک نے تسلیم کیا ہے, اور بارہا یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے ایک انٹرنیشنل بارڈر ہے, اور یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بارڈر جو ہے یہ پاکستان نے ایز اے سکسیسر اسٹیٹ کیا تھا, تو اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا دنیا کے قوانین کے مطابق. اس کو ڈپلومیٹیکلی ارائز کرنے کی ضرورت ہے. بات چیت دوسری جو میں نے آپ سے بلوچستان کے اندر اس وقت اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پرابلم, تو بلوچستان کے جو لوگ ہیں, آپ کو اچھا لگے یا برا لگے, اگر وہاں پہ آپ ایک اپوزیشن کا اجلاس ہوتا ہے, وہاں بات چیت ہوتی ہے, اور وہاں پہ موجود ہیں جناب چکزئی صاحب بھی اور اختر مینگل کا بھائی جاوید مینگل ایک دہشت گرد آرگنائزیشن کو لیڈ کرتے ہیں, تو بلانگ تو بلوچستان سے کرتے ہیں. تو آئی پرسنلی فیل کہ پولیٹیکل ڈفرینسز تو سائڈ پہ رکھے, وہ ہے پولیٹیکل ڈفرینسز, ان کے کنسرن ہے, ٹھیک ہے وہ, لیکن جہاں تک پاکستان کی بات ہے
اس میں حکومت کو ایک ہاتھ آگے بڑھا کے ان کو ساتھ لے کے وہاں پہ ایک ورکنگ گروپ کریٹ کر دیں آپ اس میں پولیٹیشینس کو لے کے آئیں, اکیڈمیشین کو لے کے آئیں, آپ اس کے اندر اور تھنکرز کو لے کے آئیں اور وہاں جا کے لوگوں سے بات چیت کر کے ایک نیریٹو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. اکراس دی بارڈر افغانستان جو ہے وہاں سے اس کی سائل یوز ہو رہی ہے, انڈیا سارا پیسہ پھینک رہا ہے. اب آپ کو یہاں پنڈی, اسلام آباد, لاہور میں بہت ساری جتنے آپ کو یہاں پہ بلوچستان سے بچے پڑھنے آتے ہیں جو جن کو مفت پڑھائی کی جاتی ہے, وہ UAT میں بھی آتے ہیں, پنجاب یونیورسٹی میں بھی آتے ہیں, باقی جگہ انہوں نے یہاں کے بلوچستان کونسل بنائی ہوئی ہیں, بلوچستان اسٹوڈنٹ یونین بنائی ہیں, وہاں سے ان کا نام ہوتا ہے. جب آتے ہیں محمد اسد, محمد طور, فلانا, یہاں ان کو جب اس قسم کا غلط لٹریچر پڑھنے کو ملتا ہے اور کچھ ایسی پارٹیز ہے جو ان کو مس گائیڈ کرتی ہے تو وہ اپنا نام چینج کر کے اسد بلوچی رکھ لیتے ہیں, سفیان بلوچی رکھ لیتے ہیں. بڑے بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی کی جو تحریک ہے یہ زیادہ تر آپ کے پڑھے لکھے لوگوں کے اندر سرایت کر رہی ہے, یونیورسٹیز سے لوگ نکل رہے. اس کو مجھے تو نہیں لگتا ابھی تک گورنمنٹ آف بلوچستان نے یا کسی تھنکنگ گروپ نے وہاں یونیورسٹیز کے اندر, میڈیکل کالجز کے اندر کوئی چیزیں کرنے کی کوشش کی ہے یا اس کاؤنٹر نیریٹو وہاں پہ ڈیولپ کر رہے ہیں. وہ لک اپ کرتے ہیں غالباً صرف فیڈرل گورنمنٹ کی طرف. جو پولیٹیکلی کام کرنا چاہیے وہ پولیٹیکلی مینر آپریٹ نہیں کرنا. وہ تو پولیٹیشین جو الیکٹ ہوتے ہیں, جو وہاں پہ سیٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, جو اسمبلی میں بیٹھ کے لیجسلیشن کر رہے ہیں, ان کا ہی ضرورت ہے. دے ہیو ٹو ٹریول ٹو دیئر اون کانسٹیٹوئنسی, کانٹیکٹ دیئر اون پیپل, میک دیم انڈرسٹینڈ. کوئی جلسے ہونے چاہیے, کوئی سیمینار ہونے چاہیے, کوئی اپنا آپ کا ریلیجیس لیول پہ. آپ کو پتہ ہے اسلام جو ہے وہ بڑی سخت اسٹرکٹ کرتا ہے کہ ایک آدمی کی جان کا ضیاع پوری دنیا کا ضیاع ہے. پھر وہاں پہ بڑا کلیئرٹی سے بتایا گیا کہ جو لوگ مسلمان اگر اپنا ہندوؤں کے ساتھ یا کافروں کے ساتھ یا یہودیوں کے ساتھ اگر انٹریکٹ کریں گے, اگر ان سے کاروبار کریں گے, ان کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو ماریں گے تو وہ منافقین سے بھی بدتر ہیں. ان کا درجہ جہنم میں منافقین سے. اور یہ کر رہے ہیں. ابھی جا کے افغانستان کا ایک لیڈر اگر کہتا ہے کہ جی ہمارا اور ہندوؤں کا DNA ایک ہے, تو آپ مجھے بتائیں اسٹیٹمنٹ کی کیا مطلب ہے. ان کا ایک DNA ایک ہوگا تو وہاں سے پھر دہشت گردی جنم لے گی نا. جو وہ پھر پیس تو جنم نہیں لے سکتا کہ افغانیوں کا DNA اگر جا کے ہندو. اس کا مطلب ہے جتنے افغانی ہیں وہ کوئی ناجائز طریقے سے وہاں پہ پیدا ہوئے ہیں کہ DNA جو ایک ہے. تو DNA ایک ہونے کے لیے کیا مطلب ہے. DNA کا مطلب یہ کہ دہشت گردی کے اندر پیدا ہوئے تھے, کیونکہ وہاں پہ جو BJP RSS ہے اس نے تو یہ کہا تھا کہ انڈیا کے اندر صرف ہندو رہیں گے اور اگر وہ نہیں ہوں گے تو لوگوں کو کنورٹ کرنا پڑے گا, نہیں تو ہم ان کو قتل متل کر دیں گے. تو کیا یہ DNA ہے کہ آپ دہشت گردی کے ذریعے, کلنگ کے ذریعے, ظالمانہ رویے کے ذریعے آپ جو ہے, اور آپ تو کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں, اوپر آپ نے شلواریں کھینچی ہوتی ہے, پرنے ڈالے ہوتے ہیں, داڑیاں اتنی لمبی لمبی رکھی ہوتی ہے. اس وقت ضرورت تو یہ ہے جس چیزوں کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر کام کیا جائے. ایک منظم طریقے سے سسٹم چلانے کی ضرورت ہے جس میں فیوڈل لارڈز کی انوالومنٹ بہت ضروری ہے. وہاں پر سردار جرگہ سسٹم بہت زیادہ چلتا ہے. دوسری چیز وہاں پر جو گورنمنٹ ہے اس کو فعال کرنے کی ضرورت ہے, ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے, بچوں کو اپرچونیٹیز دینے کی ضرورت ہے. لیکن اسی کے برعکس دوسری طرف ہم دیکھیں تو آپریشنز جو ہیں وہ بھی جاری و ساری ہیں, اور وہ آپ رائٹلی سائڈ وہ آپریشن جاری و ساری رہیں گے. سر, انٹرنیشنل لابی کی کوئی انوالومنٹ یہاں پر کروائی جا سکتی ہے جو پاکستان کی دوست ہیں؟ پاکستان اگر میڈیشن کا کردار ادا کر رہا ہے, کل بھی ہمارے ساتھ ایک تجزیہ کار موجود تھے اینڈ ہی واز لائک کہ چائنا اور امریکہ کی طرف سے پریشر بلڈ اپ کرنا چاہیے انڈیا کے اوپر, کیونکہ زیادہ بڑا اسپوائلر جو ہے ہمارے والے معاملے میں انڈیا ہے, اور انڈیا کو جو لگام ڈالنے کی ضرورت ہے. افغانستان کو تو پیسہ کی فنڈنگ ہے اور وہ پیسے کی فنڈنگ رک جائے گی تو وہ اپنے آپریشنز کرنا بند ہو جائے گا. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے سر؟ میں تو آپ سے پہلے کہا کہ ڈپلومیٹکلی پاکستان کو اپنے انیشیٹو کو براڈن کرنا. جہاں تک آپ نے چائنا کی بات کی, چائنا تو نا آلریڈی آن ریکارڈ ہے کہ 10 دفعہ بات چیت کر چکا ہے. کرمچی میں ایک مذاکرات ہوئے تھے, پھر چائنا کے ایک اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہے وہ بارہا جا کے افغان لیڈرشپ سے ملے, اس لیے کہ چائنا بہت ہیوی لیول پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے افغانستان میں. وہ امو ریور سے ایون تیل نکالنا چاہتے تھے, جس کا ایک معاہدہ 60-40 پہ وہ افغانستان سے کر رہے تھے. تو واقعی ڈپلومیٹکلی پاکستان کو اپنا لیوریج جو ہے, جیسے اب ہم نے دنیا کے امن کے لیے کام کیا ہے, تو ہمیں یہ ریئلائز کرانا چاہیے کہ ہم دنیا کے امن, جو امن تو نہیں رہا ابھی, تو وہ پھر وائلیٹ کر دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے, تو وہ امن جو ہے اس کے لیے پاکستان نے کوشش تو بہت زیادہ کی ہے اور بڑی ایفرٹ کی ہے. تو اگر ہم ورلڈ پیس کے لیے کام کیا ہے اور پھر ہمارے ادارے بھی انوالو رہے ہیں, ہمارے لیڈرشپ بھی انوالو رہی, تو اب ان سے ڈیمانڈ اتنا کریں تو اور کچھ نہیں کر سکتے. تو پاکستان کے اندر تو امن کے لیے آپ اپنا لیوریج جو ہے وہ استعمال کریں نا, اس لیے کہ پاکستان میں جو وارداتیں اور شہادتیں ہو رہی ہیں اس سے تو پاکستان کا پورا امن تباہ ہو رہا ہے.
اور اس میں اگر افغانستان کو ہی آپ روک لیں تو انڈیا انفیکٹو ہو جاتا ہے، یا انڈیا کو روک لیں تو افغانستان جو ہے بیسیکلی ضرورت اس وقت ہے کہ افغانستان جو آلریڈی معاہدے کر چکا ہے کہ اس کی سرزمین جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، اس کو کمپیل کرنے کی ضرورت ہے، اس کو آئسولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، انٹرنیشنلی آئسولیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی بھی وہاں بہت سارے امریکن اور بہت ساری ورلڈ باڈیز ہیں وہ ہیومن رائٹس کے نام پہ ان کو پیسہ دیتی ہے۔ اب دیکھیے نا افغانستان کے اندر جو پیسہ جاتا ہے وہ کئی آپ کو لگا کہ وہ وہاں پہ کوئی اسپتال بناؤ، کوئی اسکول بناؤ، کوئی نئی روڈ، وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ سارا پیسہ یہ جو دہشت گردانہ نما اسمگلروں کا اور بھتہ خوروں کا اور نارکوٹکس ڈیلر کا ایک نیکسس بیٹھا ہوا ہے حکومت کے اندر، جو زبردستی قابض ہے اس حکومت کے اوپر، جو اس اصول کے مطابق اگینسٹ جا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ آل انکلوسیو گورنمنٹ بنے گی، جو اپنے لوگوں پہ بھی ظلم ڈھا رہے ہیں، اور دنیا بھی کہتی ہے کہ وہاں گریو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں۔ تو پھر اس دنیا کو لے کر جب امریکہ بھی کہہ چکا ہے کہ انڈیا انوالو ہے، یو این او کہہ چکی ہے کہ افغانستان کے اندر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ کراس بارڈر ٹیررزم میں پاکستان میں انوالو ہے، تو پاکستان کی جسٹیفیکیشن تو کریٹ ہو گئی ہے غزو الحق کے لیے بھی اور آپریشن شعبان کے لیے بھی۔ انٹرنیشنلی تو یہ جسٹیفیکیشن آپ کے پاس موجود ہے کہ ہم جو کچھ کام کر رہے ہیں وہ لیگل فریم ورک کے اندر رکھ کے کر رہے ہیں، اور وہ انٹرنیشنل لا اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو اب اسی چیز کو انٹرنیشنلی میں آپ چرچ کر رہا ہوں نا کہ تھنکنگ گروپ بنا کے، ورکنگ گروپ بنا کے، اور وہ یہ نہیں کہ آپ اگر باہر کسی کو بھیجتے ہیں تو ان کو وزٹ کرنے کے لیے بھیجیں، جیسے پاکستان میں سیاسی رشوت کے طور پہ ماضی میں کیا جاتا رہا۔ آپ سیریسلی اس چیز پہ کام کریں۔ میں آئی اسٹل تھنک کہ جی ایپیکس کمیٹی کا تو اجلاس ہوا، اس کو آپ ظاہر ہے میں آپ سے پھر یاد کر دوں کہ جہاں تک سیکیورٹی فورسز اور ان آپریشنز کا تعلق ہے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو، لک اینڈ سرچ آپریشن ہو، آپ کے باقی اپنا جو سینیٹائزیشن آپریشن ہو، بلاکیڈ آپریشن ہو، یہ جاری چاہوں گی کہ ہمیں اس وقت جو دنیا میں امن کی ہم بات کر رہے تھے کہ جس میں پاکستان نے ثالثی کا بہترین کردار ادا کیا، وہ امن خیر ابھی فی الحال دوبارہ ڈیلے ہو گیا ہے، لیکن اس کے بعد ہمیں یہ تھوڑی ایکسپیکٹیشن تھی کہ شاید بلوچستان کے تھرو پاکستان کے اور چونکہ ایران کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے تو ایک پاکستان میں ایک معاشی اسٹیبلٹی بھی وہاں سے آ سکتی ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت کی جو سچویشن کریٹ کی گئی ہے شاید وہ اس چیز کو سیبوٹاج کرنے کے لیے کہ ایسا کوئی فیوچر جو ہے وہ نظر ہی نہ آئے؟ حالانکہ پاکستان کی افواج بہت اچھا کام کر رہی ہے، لیکن جو اس وقت سچویشن کریٹ کی گئی ہے وہ دشمن کی طرف سے اس لیے کی گئی ہے۔ میں نے کیا نا آپ سے کہ افغانستان پاکستان کا سب سے بڑا لینڈ ماس ہے، وہاں پاپولیشن کم ہے۔ پھر میں نے آپ سے پروجیکٹ کا ذکر کیا، سی پیک اگر وہاں پہ کمیشن ہوتا ہے تو کتنی پروڈکٹیوٹی ہوگی۔ اگر وہاں پہ گوادر فنکشن ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیے گوادر اگر فنکشن ہوتی ہے تو ایک جہاز آ کر ڈیک کرتا ہے، پھر ڈاک کرتا ہے گوادر پہ، وہاں سے ون لوڈ کرتا ہے، تو 48 گھنٹے کے اندر سامان جو ہے تھرو سی پیک روٹ جو ہے یا جو یہ وہ جا کے چائنا میں پہنچ جاتا ہے۔ تو چائنا کا کتنا انٹرسٹ ہوگا کہ وہاں پہ چیزیں آئیں اور فنکشنل ہو۔ اگر آپ گوادر ایئرپورٹ فنکشنل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لائٹ فیسلٹیز ڈیولپ کرتے ہیں، گوادر کے اندر اتنا بڑا پوٹینشیل ہے اپنا یہ سی لائف کو ایکسپورٹ کرنے کا کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ گوادر کے اندر جو فش ہوتی ہے، جو آپ نے وہ باقی چیزیں ہوتی ہے، وہ اگر کرے اس سے پتہ نہیں کتنا ریونیو جنریٹ ہو۔ اس کے لیے آپ نے اپنا جو وہاں پہ اپنا کولڈ اسٹوریجز بھی بنائے ہیں۔ پھر ابھی ریسنٹلی ایک وومن مارکیٹ کا بھی گوادر میں افتتاح کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ریکارڈ ایک آپ کا چلتا ہے، ریکارڈ ایک سونا، تو پھر سونا ہوگا تو سونا آپ کو پیسے ہی لا کے دے گا۔ سونے کی قیمت دنیا میں جو ہو رہی ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے۔ ریکارڈ ایک چلتا ہے تو وہاں سے اگر منرلز آپ نکالنے شروع کرتے ہیں تو اس کے کتنی پروڈکٹیوٹی آتی ہے۔ تو میں نے بہت زیادہ پوٹینشیل آئی گیس بلوچستان کے اندر موجود ہے، اسی وجہ سے ویل بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر غضنفر صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ خواتین و حضرات، بریگیڈیئر ریٹائر سید غضنفر علی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپریشن شبان اور اس طریقے سے بہت سارے آپریشن جاری رہیں گے کیونکہ بلوچستان کے اندر انسٹیبلٹی مینس پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی، اس لیے وہاں پر چاہے فیوڈل لارڈز ہوں، چاہے وہاں پر فوجی آپریشنز ہوں، چاہے وہاں کی موجود جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کی ایکٹیوائزیشن ہو، وہاں پر اسکول کالج کا معاملہ ہو، وہاں کی حکومت کو ایڈریس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جس میں فیڈرل انوالومنٹ بھی چاہیے۔ وہاں پر بچوں کو راہ راست پر لانے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے لٹریچر وہ ڈالنا چاہیے جو پاکستان کا حامی لٹریچر ہو۔
ऑलरेडी वहाँ पर जो स्कूल एग्जिस्ट करते हैं उनकी एवेलुएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वहाँ पर निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है, फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। लेट्स टेक अ ब्रेक, हेडलाइंस का वक्त हुआ जाता है, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे लाइफ स्टॉक सेक्टर की। इसमें तेज़ रफ्तार जो है तरक्की देखने में आई है। मवेशियों की तादाद में भी रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया। पाकिस्तान का लाइफ स्टॉक शोबा ज़रूरी मईशत, देही रोज़गार, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और कौमी बरामदात में बुनियादी अहमियत रखता है। इस हम सभी जानते हैं, जबकि हालिया दादोशुमार इस शोबे में नुमाया तरक्की की निशानदही कर रहे हैं। इदारा शुमारियात की जानिब से जारी 7वीं ज़रूरी मरदमशुमारी 2024 के मुताबिक गुज़िश्ता 18 बरसों के दौरान मुल्क में मवेशियों की मजमूई तादाद में 90% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जो डेयरी और गोश्त की सन्नत की मुसलसल तोसी का मज़हर है। रिपोर्ट के मुताबिक भैंसों की तादाद में 75%, जबकि बकरियों की तादाद में 78% इजाफा हुआ है और इनकी मजमूई तादाद 9,58,30,000 तक पहुंच गई है। इसी अरसा में डेयरी गायों की जो गाय होती है उनकी तादाद में 140% और डेयरी भैंसों की तादाद में 111% बढ़ने की, दूध की पैदावार में भी इजाफा हुआ है और वैल्यू एडेड डेयरी मसनूआत जो हैं उसमें भी नुमाया बेहतरी के इम्कानात पैदा हुए हैं। माहिरीन के मुताबिक जदीद डिजिटल ज़रूरी मरदमशुमारी के ज़रिए हासिल होने वाले दुरुस्त आदाद-ओ-शुमार हुकूमत को मुअस्सर मनसूबाबंदी, बीमारियों पर काबू पाने, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, वसाइल की बेहतर तकसीम और शवाहिद पर मबनी पॉलिसी साजी में मदद फराहम करेंगे। लाइफ स्टॉक के शोबे में ये पेशरफ्त न सिर्फ देही मईशत को मजबूत बनाने, लाखों अफराद के रोज़गार और किसानों की आमदनी में इजाफे का बाइस बन सकती है, बल्कि गोश्त और डेयरी मसनूआत की बरामदात, सरमायाकारी और मुल्की मईशत की पायदार तरक्की के लिए भी नए मौके पैदा कर सकती है। लेकिन अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये दादोशुमार ये बता रहे हैं कि तादाद में इजाफा हुआ है, उसके बाद आई थिंक मुझे लगता है कि हमारी डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो गोश्त हैं या फिर अंडे वगैरह हैं, तो उनकी प्राइसेस भी कमी होनी चाहिए थी, लेकिन वो मज़ीद बढ़ती जा रही है। सो इसी हवाले से हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद फयाज साहब हैं, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। शुरुआत इसी से करेंगे, जो आदाद-ओ-शुमार मैंने अभी तक बताए हैं इसके मुताबिक बहुत अच्छा रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है। लेकिन अगर ये इजाफा है तो फिर आम आदमी आज भी इतनी महंगी गोश्त, अंडे, डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदने पे मजबूर क्यों है? जी मैडम, इसमें ऐसे है कि हमें इसको समझना पड़ेगा कि एक होती है बीफ वैल्यू चेन, एक होती है मिल्क वैल्यू चेन। इसके अंदर प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक बहुत सारे चैनल्स हैं। उसको हमें स्टडी करना पड़ेगा कि ये प्राइसेस क्यों कम नहीं हो रही। सबसे बड़ा मसला जो मेरे ख्याल में है कि जो प्रोड्यूसर है, फार्मर है, वो उसकी जो पर एनिमल प्रोडक्टिविटी यानी कि एक जानवर की जो पैदावारी सलाहियत है वो कम है। और इसके अलावा जो सेकंड मसला है कि हमारे जो मिल्क वैल्यू चेन है उसके अंदर मिडल मैन का बहुत रोल है। और फिर हमारा, आपको पता है, मिल्क एक पेरिशेबल कमोडिटी है, यानी कि ये किसी वक्त भी ख़राब हो सकता है, ख़ास करके गर्मियों में इसका बहुत मसला है। तो हमें अगर थोड़ी सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, चिलर्स का इस्तेमाल करें, तो दूध को बचाया जा सकता है और फिर इसको ट्रांसपोर्ट करके कंज्यूमर तक, और अगर हम फार्मर्स को कनेक्ट कर दें डायरेक्टली प्रोसेसर के साथ, मिडल मैन का रोल ख़त्म करें, तो ये दो चीज़ें। लेकिन सर, मिडल मैन का रोल हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? ये तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बल्कि इनफैक्ट अगर मैं गलत ना कहूँ तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा माफिया बैठा हुआ है जो ये कंट्रोल भी इवन करता है कि इतना दूध आपने बेचना है, इससे ज़्यादा आपकी प्रोडक्शन हुई है, तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ऐसा होता है? जी, बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमारा जो मिडल मैन है वो एक फैक्ट है हमारे इस वैल्यू चेन में। लेकिन
ہمیں ٹیکنالوجی اور انوویشن کی مدد سے اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. مثلا میں نے بیف ویلیو چین میں پچھلے 3 سال کام کیا ہے. پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کی طرف سے ہماری یونیورسٹی کو ایک پروجیکٹ ملا جس کو میں نے لیڈ کیا, اور ہمارے یونیورسٹی کے اسٹاف نے مل کے ایک ایپ بنائی میٹ ریکس کے نام سے. آج بھی وہ ہمارے گوگل ڈرائیو پہ موجود ہے. اچھا میڈم, یہ ایپ کیسے ہیلپ کرتی ہے کہ یہ آپ اگر جیسے آپ آن لائن قربانی میں آپ کے گھر کوئی بیل مارتا ہے اور کہتا ہے جی یہ ڈبہ گوشت کا لے لیں, اس ایپ کی مدد سے کیا ہوگا کہ ایک QR کوڈ اس باکس کے اوپر پیسٹ ہوگا, اور جسٹ یہ اینڈرائڈ موبائل ہر کسی کے پاس ہے, خاص کر کے بچے IT میں بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں. انہوں نے فوراً اسکین کرنا ہے, اسکین کر کے اب وہ جیسے اسکین کرے گا اس ایپ کی مدد سے جانور کی تصویر سامنے آ جائے گی, اور یہ پتہ لگے گا اس میں کوئی ڈیفیکٹ تو نہیں ہے, اس کی ویکسین ہوئی ہے نہیں, اس کا ہیلتھ سٹیٹس کیا ہے, اس نے کیا کھایا ہے, کہاں ہاؤسنگ ہوئی ہے, کس ٹمپریچر. اس سے یہ ہوگا کہ کنزیومر کا ٹرسٹ لیول بڑھے گا. اور بیچ میں اس میں سب کا ڈیٹا موجود ہوگا, جتنی مویشی جو ہیں وہ. جی دیکھیں نا, اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے پروڈیوسر جہاں بھی جانور پلتے ہیں, ایک ہوتا ہے پروسیسر جس نے پروسیس کرنا ہے, اور ایک ہوتا ہے ڈسٹریبیوٹر. ٹھیک ہے, تو اسی طرح ہماری ایکسپورٹ بھی چل رہی ہے. بالکل. تو ایسے ہے کہ ہم جو نا تینوں فیزز کا ڈیٹا اس میں پہلے سے کیپچر کر لیتے ہیں, اور وہ ڈیٹا اس ایپ کے ذریعے لنک ہو جاتا ہے, اور وہ جتنا بھی اسے کہتے ہیں ٹریسیبلٹی. اس سے نا یہ ایک قسم کی مڈل مین کا رول ہم اسے کم کر سکتے ہیں, اور اس سے نہ صرف بیف کا کاروبار راؤنڈ دی ایئر ٹریگر ہو سکتا ہے, ورنہ میں تو کہتا ہوں صرف عید الاضحیٰ پہ اچھا گوشت ملتا ہے, اس کے علاوہ تو نہیں ملتا ہے. آپ اس کو ایگری کرتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ بھی بیف کے بارے میں نے پڑھا ہے. ڈاکٹر صاحب, اس وقت سچویشن ہے کیا پاکستان کے اندر لائف سٹاک کا, کیا ریئل سین کیا ہے, کون کون سے صوبے میں کیا کیا چیز موجود ہے, اوور آل ذرا بتائیے گا ان تمام چیزوں کے بارے میں. کتنا ریچ کنٹری ہے ہمارا اگر ہم بات کریں لائف سٹاک پروڈکشن کی؟ سر میں تو کہتا ہوں کہ لائف سٹاک از دی پرائمری ہوپ فار فوڈ سیکیورٹی. آپ دیکھیں چند سال پہلے ہم گزرے ہیں ایک کرائسس سے کووڈ میں, اور اس میں ہماری قوم کیسے نکلی ہے. وجہ کیا تھی کہ ہمارا لائف سٹاک سیکٹر نے ہمیں بہت سپورٹ کیا, ہمیں ویلیویبل فوڈ آئٹم دیے جیسے ملک, میٹ, ایگز سب کو ملے نا, اور خاص کر کے ہمارا پولٹری, چکن میٹ. اور چکن میٹ اگر آج اویلیبل نہ ہوتا ہمارے پاس تو یقین جانے یہ بیف اور مٹن کی پرائسز کنٹرول میں نہ ہوتی. اور خاص کر کے ہمارے جو پور فیملیز ہیں ان کے لیے تو ان کے لائیولیہوڈ کے لیے ہمارا لائف سٹاک سیکٹر بہت سپورٹ کرتا ہے. اور یہ لائف سٹاک سیکٹر الحمدللہ ہمارے پاس بڑے اچھے ایسٹس ہیں. دودھ کی ہمارے پاس بہت اچھی نسلیں ہیں. بھینسوں میں جیسے نیلی راوی ہے, یہ ورلڈ کلاس اینیمل ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس گایوں میں سائیوال ہے, ریڈ سندھی ہے, چولستانی کاؤ ہے, کراس بریڈ ہے, اور اب تو ہمارے پاس فریزین بھی ہم باہر سے منگواتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا ڈیٹا کہ ہر سال گایوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, اور اس کے علاوہ بکریوں میں اضافہ ہو رہا ہے. ابھی میرے سامنے جو فگر چل رہی ہے وہ 90 ملین ہیڈز ہیں بکریاں. اور یہ کیوں بڑھ رہی ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے, ایک فلاسفی ہے اس کے پیچھے. فلاسفی یہ ہے کہ ہماری ڈیمانڈ, ہر چیز کے پیچھے ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے. ہاں, ہماری ڈیمانڈ میں اضافہ ہو رہا ہے. اور ہماری نا گوٹ میٹ کی بہت ڈیمانڈ ہے, جس کی وجہ سے بڑھ رہا ہے. لیکن پھر بھی ڈاکٹر صاحب سوال تو وہی آ جاتا ہے کہ ہمیں ویلیو چین کو ایسا بنانا ہے کہ عام آدمی کی دسترس میں وہ آ سکے, جو کہ ابھی نہیں ہے. جی. اور آپ نے خود یہ فرما دیا کہ ہم لوگ صرف عید کے عید اچھا جو ہے وہ گوشت کھاتے ہیں. اب اس کو بنانے کے لیے آپ نے یا آپ کے ڈپارٹمنٹ نے کیا ریسرچ کی کہ کیا کس طریقے سے ویلیو چین اس کی بننی چاہیے؟ بہت اچھا سوال کیا ہے. الحمدللہ پیر میر علی شاہ ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی کو اگر آپ جانتے ہیں تو وی آر بلیسڈ ود اے ویژنری لیڈر پروفیسر ڈاکٹر قمرالزمان, جو کینیڈا سے یہاں آئے ہیں, اور انہوں نے یہاں آ کے ہمیں ایک ویژن دیا ہے. اور بلکہ نو ڈاؤٹ ان کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. وہ پہلے ایک دفعہ یہاں پر وی سی رہ کے پھر یہاں سے پھر دوبارہ ریکویسٹ پہ جو ہے بہت کائنڈ ہارٹڈ انسان ہیں. اور انہوں نے آ کے نا آؤٹ ریچ پروگرام شروع کیا. اب ہماری یونیورسٹی کے پروفیسر یہ نہیں کہ کلاسیں پڑھاتے ہیں, ہم باہر جاتے ہیں. خاص کر کے میں نے 4-5 ایونٹ خود لیڈ کیے ہیں. باہر جا کے فارمرز کے سامنے بیٹھتے ہیں.
इसे कहते हैं कि एकेडेमिया फार्मर लिंकेज, जिसकी बहुत कमी है हमारे मुल्क। बिल्कुल हम लोग जितने भी रिसर्चर हैं ना, हम अपनी लैब में रिसर्च करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में करते हैं, इसको फार्मर तक पहुंचाना जो है ना, ये जब भी मैं गया हूँ इम्प्लीमेंट तो उसने करना है। इम्प्लीमेंट उसने करना। फिर हम जब भी जाते हैं ना, मसलन अब मैंने एक प्रोडक्ट बनाया है जानवरों की ग्रोथ और उसकी दूध में इजाफे के लिए, मेरिया मिनरल प्रीमिक्स के नाम से। सर मैं आउटरीच में जब भी गया हूँ, जिन लोगों को मैंने गिफ्ट किया है उन दोबारा कॉल किया ये कहाँ से मिलता है, हमें दोबारा दें। इस तरह सिर्फ मैं एक नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे प्रोफेसर रिसर्चर्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स हैं और बहुत आला क्वालिटी के हैं और लोकल और नेचुरल रिसोर्सेज से लेकिन बनाएंगे। फिर फयाज साहब वही वाली बात है, प्रॉब्लम क्या है जिसको आइडेंटिफाई करने के लिए अब क्या हो रहा है? जी प्रॉब्लम ये है सर, इनोवेशन की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है। अब अगर हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का इस्तेमाल करें, और सबसे बड़ा मसला हमारे फार्मर्स की जानवरों की पैदावार में कमी है। अगर सर हमारे प्रोडक्ट से या टेक्नोलॉजी से 1 लीटर दूध बढ़ जाए ना, तो इसका मतलब 200 1 लीटर की कीमत है और ये महीने का 6000 बनता है। 220 रुपए चले 200 वो, क्योंकि वहाँ पे ना फार्मर बेचारा 200 से भी नीचे बेचता है। अच्छा। ये आपको 240 का मिलता है, फार्मर बेचारा 170 का बेचता है। ठीक है, तो ये है कि फार्मर को अगर 1 लीटर एक दिन में एक जानवर से बढ़े, अगर उसके 10 जानवर हैं तो उसका मतलब 2000 एक दिन में उसका इजाफा होगा और महीने का कर लें 60,000। तो ये ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत मैटर करती हैं मतलब। तो एनिमल प्रोडक्टिविटी हमने बढ़ानी है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। आजकल ये हमारे पास एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, IoT हर चीज़ें हैं और हमारे यूनिवर्सिटीज़ में बहुत टॉप लेवल की रिसर्च हो रही है। हम इसको लिंक कर दें फार्मर्स के साथ और फिर फार्मर्स को इम्प्रूव करें। जब उनके दूध और गोश्त में इजाफा होगा, साथ टेक्नोलॉजी की मदद से हम उनको ट्रेसेबल कर दें। जैसे अभी मैंने आपको मीट्रेक्स का वाला दिया, तो ना सिर्फ ये मिडल मैन का रोल ख़त्म होगा, हमारी वैल्यू चेन इम्प्रूव होगी, जानवरों की पैदावार में इजाफा होगा, फिर जो ना ये प्राइसेस कंट्रोल में रहेंगे। पहले ज़माने में वैसे होता था किसान के लिए एक फ़ोन पे एक मैसेज भी जाता था, एक जो है वो ट्यून के थ्रू भी इवन किसानों को जो है बताया जाता था कि आपने क्या क्या एडवाइजरीज होती थी। अब मेरे ख्याल से वो रिवाज भी बहुत कम हो गया और अगर होता भी है तो आपको उसके पैसे चार्ज होते हैं ना। वो नहीं, आज हमें पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड ने अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट दिया है हमारी यूनिवर्सिटी में, उसमें हम एक स्टूडियो बनाएंगे, एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक का स्टूडियो होगा। उसमें हमारे जितने भी हैं प्रोफेसर, स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स बैठाएंगे, एक्सपर्ट्स को, और वहाँ पे हम फार्मर्स को डायरेक्ट ऑनलाइन हमको गाइड करें। यही चीज़ हमें चाहिए, क्योंकि देखिए हर गरीब किसान तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना कि वो हर महीने के अपने बिल में, फ़ोन के बिल में जो है वो एक इसी की ऐप वो डलवा दे, तो ये एक अच्छा उनके लिए ज़रिया हो जाएगा। अच्छा मुझे ये पता है कौन से हमारे सूबे हैं, ठीक है, जहाँ पे जो आपने तादाद का बताया कि गाय और जो बकरी है उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है, तो कहाँ पर कौन से सूबों में इजाफा हो रहा है, प्लस अगर हम उनकी खुराक के बारे में बात करें सो उस पे भी आजकल ना बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि जो गाय का दूध होता है, पहले एक उसमें से अपनी एक उसकी स्मेल होती थी क्योंकि वो जो चारा खाती थी उसकी अपनी एक होती है, ठीक है। आजकल की अगर हम बात करें तो वो चीज़ नहीं रही, तो क्या आया हम उनको वो खुराक नहीं दे रहे? जैसे हम इंसानों की भी बात करें तो जो ग़िज़ाइयत भरी चीज़ें हमें खानी चाहिए थी वो ऑर्गेनिक फूड हम खा नहीं रहे, सो क्या ऐसा ही हो रहा है? नो डाउट मैडम, आप सही कह रही हैं। ग्रास फेड जो जानवर होते हैं ना, जिसको सिर्फ ग्रास खा के और दूध और गोश्त लेते हैं, उनकी क्वालिटी बेहतर होती है। ख़ास करके मैं बीफ की बात करूं कि जो बीफ ग्रास फेड एनिमल से आता है ना, उसमें ओमेगा 3 ज़्यादा होता है, गुड हेल्दी, उसमें ओलिक एसिड ज़्यादा होता है जो कि फ्रेंडली फैटी एसिड्स है, और इससे क्या होता है कि इम्यूनिटी और ग्रो बेनिफिट्स होता है इंसानों में। बाकी आपने जो सूबों की बात की है, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वैरायटी है। ये जो एरिया में आप और हम बैठे हैं इसे पोठवार जोन कहते हैं। पोठवार जोन में मैं समझता हूँ फीड लॉट फैटनिंग, यहाँ पे फैटनिंग की जा सकती है, भेड़ बकरियाँ पाली जा सकती हैं। इसी तरह अगर आप पंजाब में चले जाएं तो पंजाब है बिल्कुल डेयरी,
डेयरी का एक सेक्टर समझ लें, और वहाँ पे गायें भैंसें बहुत तादाद भी ज़्यादा है, और वहाँ दूध का। इसी तरह अगर बलूचिस्तान में चले जाएँ, वहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे शीप फार्मिंग बहुत है, वहाँ पे बहुत भेड़ें पाली जाती हैं, और ये जैसे आपको नमकीन गोश्त और ये शनवारी वगैरह वहाँ पे बहुत वहाँ पे है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, आपने बात की ग्रास फीडिंग एनिमल्स के हवाले से। मैंने जो विज़िट किया हुआ है मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, उसमें ख़ास तौर पर अगर हम जाएं भक्कर लिया की तरफ या चोलिस्तान में, हमारे यहाँ रोड ग्रास और अल्फ़ा जो है वो बहुत बड़ी तादाद में काश्त की जाती है और एक्सपोर्ट भी होती है। तो मेरा ख्याल है कि ग्रास फीडिंग की जहाँ तक बात है तो पाकिस्तान में तो ये चीज़ें मौजूद हैं और बड़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और यही मेरा ख्याल है बेहतरीन उन एनिमल्स के लिए जिनका हम दूध इस्तेमाल करते हैं या मीट इस्तेमाल करते हैं, उनको जिगर ठंडा रखने के लिए या इस तरह की चीज़ों के लिए। तो फिर यहाँ पर इस सेक्टर में सरमायाकारी की क्या कमी है, या प्रॉपरली एक टेक्नोलॉजिकल निज़ाम जो है उसकी बनाने की कमी है, जिसकी वजह से अभी भी ये सेक्टर जो ग्रोथ में पीछे है वो क्यों है? आया इसमें इन्वेस्टमेंट लोग नहीं करते और वो होनी चाहिए, और अभी भी ये सेक्टर जो है लोग तालीम याफ्ता या इसकी एक्चुअल तालीम नहीं रखते, या अभी भी ये शोबा छोटे फार्मर्स और छोटे लोगों के पास है, और बड़े बड़े इसमें इन्वेस्टर्स। जहाँ तक सर इन्वेस्टमेंट का तलाक है, हमारी डेयरी के शोबे में बहुत इन्वेस्टमेंट हो रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, बड़े बड़े फार्म बन रहे हैं, इट्स ट्रू। जहाँ तक है हमारा मीट एक्सपोर्ट भी हो रहा है, उसमें भी अब आजकल चूँकि थोड़ी वार कंडीशंस हैं, उसमें थोड़ा इसमें स्लो आ गया है, अदरवाइज़ ये भी हमारा गोश्त भी एक्सपोर्ट हो रहा है। बाकी इसके अलावा हमारे पास बहुत अच्छे सीमन प्रोडक्शन यूनिट भी हैं, जहाँ आला नस्ल के सीमन, अभी हमारे यूनिवर्सिटी में सीमन प्रोडक्शन यूनिट की लैब है और उसमें मैं एक मेंबर भी हूँ। अच्छा, तो मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस भी है सीमन प्रोडक्शन का, मैंने महकमा लाइफ स्टॉक में काम किया है सीमन पे, तो हमारे पास आला तो नस्ल आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं या पाकिस्तान में उसकी प्रोडक्शन? सर उसकी एक्सपोर्ट भी हमारे पास जो ना बहुत नीली रावी का, साहिवाल का अलीट क्लास का सीमन। अगर आपका कभी विज़िट हुआ हो, मेरा एक दफ़ा विज़िट हुआ था खानेवाल में, जो फॉनग्रो है, फॉनग्रो का जो उन्होंने बनाया हुआ है अपना शेड, और वहाँ पर जिस नस्ल का, मैंने ऐसे पूरे पाकिस्तान में जानवर नहीं देखा जो उन्होंने वहाँ पर जानवर रखा। खानेवाल में एक और फार्म भी है जिसमें लाइफ स्टॉक एक्सपेरिमेंट स्टेशन खानेवाल और कच्चा खू के मकाम पे है, वहाँ पे हमारे साहिवाल की ओरिजिनल प्योर ब्रीड मौजूद है, और उस फार्म पे मैंने रिसर्च भी की है। मेरा जो पीएचडी का रिसर्च है वो साहिवाल पे है। साहिवाल बहुत अच्छा जानवर है, उसमें दो खूबियाँ हैं, एक तो ये हीट रेजिस्टेंट है, इतनी गर्मी में बर्दाश्त कर लेता है, सेकंड जो ये टिक्स होते हैं ना उसकी स्किन पे, उसको भी बर्दाश्त कर लेते हैं, और तीसरा ये है फीड एफिशिएंट भी है। हाँ, इसके मुकाबले में अगर आप फ्रीजियन को देखें, नो डाउट उसका दूध बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो टिक्स बर्दाश्त नहीं कर सकती, गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा, एक और ये जो चीज़ पाई जाती है कि ऐसी गायें हैं जो एक दिन में 60 किलो जो है वो दूध दे रही हैं। जी जी, ये कौन सी नस्ल होती है? जी, ये सारे होल्स्टीन फ्रीजियन है जो हम इंपोर्ट करते हैं, तो वो जानवर हैं ऑस्ट्रेलियन नहीं, ये एक्चुअली मुख्तलिफ कंट्रीज़ में है, अमेरिका से भी है, ओवरऑल बहुत सारे मुल्क इसको क्लेम करते हैं, कोई हॉलैंड वाले कहते हैं हमारी है, तो वो हम पाकिस्तान में बहुत अब रिवाज हो गया। 60 किलो दूध बहुत ज़्यादा। जी, वो सर 60 तो नहीं, पाकिस्तान में 40 की मैंने देखी है, 40 किलो दूध एक 3 दफ़ा उसको करते हैं। 8 किलो दूध तो मैंने अपने गाँव में अपने जो मेरी माँ पालती थी, हाँ नहीं मतलब पूरे दिन का, ठीक है, वो 3 दफा जो है फ्रीजियन में ये है, ये देखिए उसकी फैक्ट है ना, हमें ठीक है इम्पोर्टेड जानवर है हमारा, लेकिन उसमें दूध है कि उसका देखें, दूध पैदा करने के लिए एक सेल होता है अल्व्यूलस जो दूध बनाता है। हमें उस रिसर्च के मुताबिक, साइंस के मुताबिक देखना है कि उस सेल की ज़रूरत क्या है, ऐसी खुराक दी जाए। तो माशाल्लाह हमारे डेयरी एक्सपर्ट जो ना वो अल्व्यूलस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक फीड देते हैं, बाईपास प्रोटीन, बाईपास फैट, उसमें प्रोबायोटिक्स। अच्छा, डॉक्टर मॉडर्न इनोवेशन बाहर से मंगवा रहा है, वो उसकी वैल्यू भी जानता है और वो उसकी एजुकेटेड भी है कि इसको कौन सी मैं फीड दूंगा। और सबसे बड़ी चीज़ मैटर जो करती है हाउसिंग। अब होस्टन फ्रीजियन के लिए आप ऊंचे शेड बनाएंगे, वेंटिलेटर बनाएंगे, फिर उसके शावर्स लगाएंगे, बड़े बड़े ब्रैकेट फैन लगते हैं
जो थ्रो करते हैं हमसे उसका ज़्यादा तो उनका टेम्परेचर ख्याल मेंटेन रखना करने के पड़ता लिए, जबकि हमारी साहिवाल और चोलिस्तानी का ये तो आपने दूर चोलिस्तान का मैं- जिक्र वो किया। कहते हैं जानवर है, पल ही जाएगा। वो सूखी हुई झाड़ियाँ खा रही हैं और सूखी सूखी सी वही ना, हैं, जानवर है, लेकिन पल ही मैं जाएगा। सर चोलिस्तान रहा हूँ, मैं ना एसोसिएट प्रोफेसर गया था चोलिस्तान में। मैं 1 साल 7 महीने चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंस में रहा हूँ। वहाँ मैंने पर्सनली देखा है चोलिस्तानी काऊ जब 54 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है और वो दूध देती है। इसके अलावा एक भेड़ है खडाली शीप, और एक इसके अलावा मक्खी चीनी एक बकरी है, जो चोलिस्तान में ना गरीबों के लिए लाइवलीहुड उनका उस पर डिपेंड करता है। यानी कि चोलिस्तान में जितनी गर्मी और सख्ती होती है, जानवर जो है ना एक बेसिक प्राइमरी होप फॉर लाइवलीहुड है। और वो जानवर अगर आप चोलिस्तानी का दूध पी लेना, उसमें बड़ी मेडिसिनल वैल्यू है। और मेरे ख्याल में हमारे पास अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे जानवर दिए हैं जो हमारे क्लाइमेट के मुताबिक रहते हैं। फ्रीजियन को आप लाएं तो फिर आपको ज़्यादा खर्च करना अच्छा पड़ेगा। सर, आपने मेडिसिनल वैल्यू की बात की ना, तो कौन से जो गोश्त है ना, वो कौन से मौसम के हिसाब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, या कौन से जो दूध है स्पेशली अगर हम पीते हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि गर्मियों में थोड़ा दूध कम पीना चाहिए क्योंकि गर्म होता है, राइट? सो आपके ख्याल से, क्योंकि आपकी रिसर्च है, तो अपनी रिसर्च के मुताबिक बताइए। मैडम मैं तो कहता हूँ मिल्क इज़ एन आइडियल फूड फॉर ऑल टाइप ऑफ ह्यूमन बीइंग, चाहे वो किड्स हो, यंग हो, हर एज हो। दूध के अंदर जो इसकी प्रोफाइल है, अमाइनो एसिड की प्रोफाइल है, इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसके अंदर है जैसे लैक्टोज है, फैट है, प्रोटीन है, मिनरल्स हैं, बहुत आइडियल फूड है दूध। दूध पीना चाहिए बशर्ते कि वो प्योर हो। ठीक। हाँ भाई, बशर्ते शर्त यही है। प्योर हो। आखिर में मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर किसी ने इस सेक्टर में आना है इन्वेस्टमेंट की पर्पज़ से, या बहुत सारे नए बच्चे हैं अब वो वापस ज़राअत की तरफ आ रहे हैं, लाइफ स्टॉक की तरफ, वो आगाज़ कहाँ से लें? सेफ़ क्या है? पोल्ट्री सेफ़ है? ब्रीडिंग भी आजकल वैसे कर रहे हैं बकरियाँ जो है वो पालनी चाहिए? गाय भैंस से लेकर डेयरी का काम शुरू करना चाहिए? जिसको स्टार्ट लेना है वो कहाँ से शुरू? जी, सबसे पहले मैं समझता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, उनके पास पैसे होते हैं कि सर हमें बताएं कहाँ से शुरू करें। हाँ। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ ट्रेनिंग, अवेयरनेस, टेक्नोलॉजीज़। आप हमारे पास अगर बच्चे हैं FSC प्री मेडिकल हैं तो हमारे पास हैं, हमारे पास प्रोग्राम है, DVM है, BS इन एनिमल साइंस, BS पोल्ट्री साइंस, BS जेनेटिक्स, इतने सारे हमने प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं। हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्रीज़ हैं। तो अगर ये लोग अगर अब डिग्री करके जाएं इन शोबों में, इसके अलावा हमारे पास एग्रीकल्चर है, और भी हमारे पास कंप्यूटर साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, बहुत सारे शोबे हैं हमारे पास। एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आएँ, कोर्स करें, हम शॉर्ट कोर्सेज़ भी करवाते हैं। शॉर्ट ट्रेनिंग कोर्सेज़ करें। और पहले सबसे शॉर्ट कोर्स कितना टाइम का होता है? वैसे हमारे पास कुछ वर्कशॉप होती हैं जो 2 दिन की भी होती हैं। अभी मैं एक प्रोग्राम चला रहा हूँ नैवटेक की वसातत से, उसमें लाइफ स्टॉक मैनेजर मैं लीड कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे शोबे में शॉर्ट कोर्सेज चल रहे हैं। तो उसमें हम फार्मर्स को जिसने मैट्रिक पास की हुई उसको हम रिक्रूट करते हैं। ठीक। तो हम चाहते हैं कि पहले लोग सीखें फिर इन्वेस्ट करें। और आपने कहा ना बकरी करनी चाहिए या गाय करनी चाहिए, ये डिपेंड करता है आप किस एरिया में रह रहे हैं। अगर आपके पास पहाड़ी इलाका है, वहाँ जड़ी बूटियाँ हैं, रेंज है, बकरी की आदत है उसने ज़मीन से नहीं खाना, ज़मीन से ऊपर जड़ी बूटियों से ब्राउजिंग करती है, तो उसको वो वाले एनवायरनमेंट में बकरियां ठीक हैं। अगर आपने कहना है कि नहीं मैंने एक शेड के अंदर जानवर पालना है, तो बकरी तो नहीं पलती है एक शेड में, उसको आप भेड़ें रख सकते हैं। अच्छा, अगर आप कहें नहीं मैंने दूध का कारोबार करना है, तो उसके लिए दूध की जब जानवर होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट होती है साइलेज, ग्रीन फाडर, और उसके अलावा उसका वंडा। तो ये चीज़ें आपके पास अगर ज़मीन है, अगर फिर आप अपना साइलेज खुद बनाएं। साइलेज एक नई टेक्नोलॉजी के तहत ना चारे को महफूज कर लेते हैं ना। एक दफ़ा चारा काट लें और जैसे चारे का अचार नहीं होता वैसे बना के रख लेते हैं, सारा साल इस्तेमाल करें। अच्छा। हमारी यूनिवर्सिटी में साइलेज मेकिंग मशीनें हम बेल्स में बनाते हैं, 40-50 किलो की बेल होती है, तो वो बंदा रख ले और किसी वक्त खोले और जानवर को डाल दे। और उसके साथ आपको अगर दूध के लिए ना आपको 3-4 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि जानवर को प्रोटीन चाहिए, एनर्जी चाहिए, मिनरल, विटामिन चाहिए। तो आप ऐसी खुराक दें जिसमें उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो, उसको एनर्जी भी चाहिए और अब कैल्शियम भी चाहिए उसको। अगर हम क्या करते हैं, हमारे फार्मर प्रोटीन एनर्जी तो कर लेते हैं, कैल्शियम में मांग आते हैं, तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी ना हो तो दूध
कम वो रहेगा। पहले वो नमक चकाते होते थे, राइट? वो बहुत अच्छा है, वो सोडियम क्लोराइड, या, उसमें 2 मिनरल हाँ। हैं, तो हम जो बना रहे हैं उसमें तो मतलब बहुत सारे मैक्रो माइक्रो मिनरल्स मिक्स करके विटामिन डाल के। आजकल मैंने ये नहीं देखा, बाय द वे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फयाज साहब much. आपके आने के लिए। अच्छी फ्रूटफुल डिस्कशन रही। हम आगे भी इस सिलसिले को बढ़ाएंगे और ज़रूर जो है फिर कभी आपको दावत देंगे आने के लिए। ख़वातीन और हज़रात, लाइफ स्टॉक में अगर आप लोग चाहते हैं इन्वेस्ट करना या ख़ुद चाहते हैं उसको शुरू करना, तो उसके बारे में ट्रेनिंग हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे उसके पहले लिए education। रावलपिंडी इस्लामाबाद में अगर आप मौजूद हैं, पीर मेहर अली शाह एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आप जाके शामिल हो सकते हैं। एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। नहीं, हमने कोशिश की है हर चीज़ को छोटे छोटे का टच कर लें कि एटलीस्ट अवेयरनेस वाला काम कैसी हैं मैम, पूरा हो आप जाए। ठीक हैं? इसका लिंक अगर मुझे भिजवा दीजिए। जी जी, हाँ, भिजवा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, ख्याल रखिए। जी जी, आपसे ही बात कर रहे हैं। आप अस्सलाम खैरियत? वेलकम बैक व्यूवर्स। पाकिस्तान में हरासमेंट और बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद के वाक़यात तशवीशनाक हद तक बढ़ चुके हैं, जिसे माहिरीन सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि एक संगीन नफ्सियाती और समाजी मसला करार दे गए हैं। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली तंजीम साहिल की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया बरसों में हर साल हज़ारों बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती, अगवा और तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। ताहम माहिरीन का कहना है कि असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि बदनामी, खौफ और समाजी दबाव के बायस बहुत सारे वाक़यात रिपोर्ट नहीं होते। नफ्सियाती माहिरीन के मुताबिक बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद की वजूहात में मुजरिमाना ज़हनियत, ताकत का गलत इस्तेमाल, बचपन में खुद तशद्दुद का शिकार रहना, बाज़ ज़हनी अमराज, मंशियात का इस्तेमाल, ऑनलाइन इस्तेहसाल, ख़ानदानी निगरानी की कमी और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक आगाही का फुक़दान शामिल है। दूसरी जानिब हरासमेंट के बढ़ते रुझान के पस मंज़र में सिनफ़ी अदम मसावात, खामोशी की सकाफ़त, कमज़ोर कानूनी अमल व दरामद और मुतासिरीन का इंसाफ तक महदूद रसाई भी एक अहम अवामिल है। माहिरीन का कहना है कि ऐसे जराइम की रोकथाम के लिए सिर्फ सख्त कवानीन काफ़ी नहीं, बल्कि वालिदैन की तरबियत, स्कूलों में हिफाजती तालीम, बच्चों को गुड टच और बैड टच से मुतालिक उम्र के मुताबिक आगाही, बर वक्त रिपोर्टिंग, मुतासिरीन के लिए नफ्सियाती बहारी और मौसर अदालती कार्रवाइयाँ नागुज़ीर हैं। इसी के ऊपर हम लोग बात करते हैं। हमारे साथ शख्सियत हमें ज्वाइन करें वीडियो लिंक के जरिए, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा ज़ूबिया मियाँ साहिबा। बहुत शुक्रिया ज़ूबिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। हालिया बरसों में हमने देखा है कि इन वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है, बल्कि हम हालिया बरसों का जिक्र नहीं करेंगे, हम दिनों के हिसाब से देखें तो इनमें इजाफा होता जा रहा है, जिसमें कभी हम सरगोदा के अंदर वाक़या देते हैं, कभी सियालकोट, कभी पंजाब, कभी सिंध। पूरे मुल्क में कोई भी ऐसा सूबा, कोई भी ऐसा इलाका महफूज नहीं है और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर वाक़यात रिपोर्ट ही नहीं होते। True. मामला जुड़ता है जाके मर्द के साथ। एक मर्द जो चाहे अपनी टीन एज में हो, चाहे वो नौजवानी की उम्र में हो, जवानी की उम्र में हो या बुढ़ापे की उम्र में हो, ये जहनीत जो है, ये वो जो अपने साथ पाल रहा होता है, उसकी वजूहात कुछ मैंने भी बताई। लेकिन पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव को समझते हुए आपको क्या लगता है कि इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है कि जिसकी वजह से ये हैवानियत तारी हो जाती है, चाहे फिर वो जिनसी तशद्दुद में तब्दील हो जाती है, चाहे रेप केसेस में तब्दील हो जाती है और बात कत्ल तक जो है वो पहुंच जाती है। इसमें हम लोग एज ए सोसाइटी फेल क्यों हो रहे हैं बार बार?
फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि हम इस टॉपिक के ऊपर बात कर सकें। आपकी बात जो भी आपने एक्सप्लेन किया दैट इज़ वेरी राइट कि नाउ अडेज हम दिनों की बात है, अगर हम पीछे चले जाएं तो उसको तो छोड़ ही दें, लेकिन करंटली इट्स बीइंग इन डेज कि ये चीज़ बढ़ती जा रही है। और अगर इसमें हम एक मेजर कॉज देखें कि डिफरेंट फैक्टर्स हैं दैट विल कंट्रीब्यूट। अभी आपने मेल्स की बात की कि हैवानियत मेल्स के अंदर आ जाती है। अगर हम उसमें देखें तो देखें सबसे बड़ी जो चीज़ है दैट इज दिस कि डोमिनेंसी क्रिएट करना। अगर एज अ मेल यू वांट कि मेरा एक रोब रहे, यू वांट कि मेरी एक डोमिनेंसी मेंटेन रहे, तो उस वजह से वो चीज़ डेवलप हो जाती है। सेकेंडली अगर इसके अंदर हम मेन रीज़न देखें तो दैट इज दिस कि मोबाइल्स का यूज़, फ्रस्ट्रेशन, उसके बाद मुझे नहीं पता यहाँ पे बात करनी चाहिए कि नहीं, बट ऑब्वियसली जो हमारा एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड बढ़ता जा रहा है कि पोर्नोग्राफी की तरफ लोग जा रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉज कि जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, और उसकी वजह से फिर कहीं ना कहीं आप जब सामने बच्चों को देखते हैं तो वो चीज़ वहाँ पे चैनलाइज करने की नेगेटिवली फॉर्म में कोशिश करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से कि बहुत बड़ी रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग इसकी तरफ चले जाते हैं। और कहीं ना कहीं सोशल विड्रॉल, आप अकेले रहते हैं, अकेले रह के देन आपके जब एक्सपोजर होता है बच्चों के साथ, तो वो कहीं ना कहीं वो एक उनसियत डेवलप कर लेते हैं, उनको अपने साथ कंफर्टेबल कर लेते हैं। और बच्चे, आपको पता है, बच्चे जब कंफर्टेबल हो जाते हैं तो देन दे अटेम्प्ट दिस थिंग, और अल्टीमेटली क्योंकि फ्रस्ट्रेशन भी साथ अटैच होती है तो वो हैवानियत में तब्दील होके उसका एक बहुत ड्रास्टिक एंड हमारे सामने पे नजर आता है। हम पहले जिक्र कर लेते हैं ख़वातीन पे होने वाले जिनसी तशद्दुद के हवाले से। उसमें बहुत सारे इश्यूज जो हम फेस करते हैं वो होते हैं आपस में मियाँ बीवी के दरमियान, बहन भाई के दरमियान, या आपका किसी के साथ भी मर्द और औरत का जो ताल्लुक़ रहा होता है किसी भी बुनियाद पे, चाहे वो बहन भाई हो, चाहे मियाँ बीवी हो, या कोई और रिलेशनशिप हो, तो एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग जहाँ पर नहीं बैठ रही होती, मर्द के मुताबिक ही चाहे सही, तब ये हमें वाक़यात में देखने में जो है वो मिलता है। इसकी बढ़ती हुई वजूहात में आपको क्या लगता है कि मर्द अपनी जो डोमिनेंसी है जिसका आप खुद जिक्र कर रही हैं, वो उसको कहीं पर खोती हुई महसूस नज़र आती है, जहाँ पर ख़वातीन जो है वो खुद मुख्तार हो रही हैं, जहाँ पर इंडिपेंडेंट आ रही है, जॉब्स क्रिएशन की तरफ जा रही हैं, अवेयरनेस पैदा हो रही है, वो कहीं पर डर के ये तमाम इक़दाम उठाता है, या कहीं पर ख़वातीन जो हैं उनकी जानिब से कोई ऐसी चीज़ की जा रही है जो ट्रिगर करती है इस चीज़ को, एंड देन इट लेड्स टू दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट्स? देखिए, यहाँ पे मैं एक बात करूंगी कि डोमिनेंसी और पावर इज दैट काइंड ऑफ थिंग कि जो कि सबको बहुत पसंद होती है। और अभी आप खुद ही बात कर रहे हैं कि वुमेन्स ऑब्वियसली विद अवेयरनेस दे आर गेटिंग मोर इंडिपेंडेंट, दे आर डूइंग देयर जॉब्स, इनकी डिपेंडेंसी, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी हो, चाहे जिस तरह के भी हो, पर्सनल ग्रोथ हो, वो डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। जब वो कम होती नजर आती है तो डेफिनेटली ये एक नेचुरल होता है कि विद टाइम आपको अच्छा लगता है कि आप किसी की ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, और जब उस चीज़ में आप कमी देखते हैं और आप देखते हैं कि अब अगले बंदी की डिपेंडेंसी कम हो गई है, तो नेचुरल सी बात है कि एक रिएक्शन सामने आता है, और वो और तो कोई फॉर्म नहीं हो सकती, उसमें फिर एक ही चीज़ आ जाती है, या वो फिजिकल अब्यूज़ हो जाता है, या फिर वो असॉल्ट हो जाता है, या फिर वो सेक्सुअल अब्यूज़ की तरफ चला जाता है। तो मोर और लेस हम देखते हैं कि कन्फ्लिक्ट इसीलिए ही घर में अराइज होता है, चाहे वो आपके घर में बहन है, चाहे वो आपके घर में बेटी है, चाहे वो घर में आपके वाइफ है, तो वो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। और क्योंकि दोनों पार्टीज फिर सामने आके उस चीज़ को सेटलमेंट की तरफ नहीं आती है, तो वो शिद्दत अख्तियार कर जाता है, और वो शिद्दत में कोई भी फॉर्म अख्तियार कर सकता है। तो पिछली जनरेशन ने जो कुछ किया हुआ है, खो जाने का डर जो है सामने आता है, जिसकी वजह से ये चीजें हाईलाइट होती हैं। अच्छा ज़ुबिया साहब, व्हाट आई बिलीव, पिछली जनरेशन ने जो कभी भी इन चीज़ों के ऊपर रोकथाम नहीं लगाया, उसकी वजह से अब हमें ट्रांजिशन फेज में, इसलिए हमें ये वाक़यात अभी रिपोर्ट भी होते हैं ज़्यादा, और ये वाक़यात में इजाफा भी देखने में आ रहा है जब रेजिस्टेंस आ रही है मर्द और फीमेल के कैरेक्टर्स में आपस में। सो मेरा ये ऑब्जर्वेशन पर्सनली है कि जितने केसेस का इस वक्त राइज है, और यही एड्रेस करने का इसको वक्त है, आगे जाके इसमें बेहतरी आएगी रादर देन कि इसमें इंक्रीज जो है वो देखा जाएगा, बिकॉज पहले ये कभी एड्रेस हुआ ही नहीं है, अभी आके एक कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है, उस कॉन्फ्लिक्ट का राइज है, उस कॉन्फ्लिक्ट पे जब काम होगा सो आगे इसके बेहतर रिजल्ट आएंगे। आप क्या कहती हैं इस हवाले से? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, एट स्टार्ट जब ये ट्रांजिशन स्टेट है तो ऑब्वियसली एक्सेप्टेंस बहुत डिफिकल्ट हो रही है। अब ऑब्वियसली एक वो मेल्स की कम्युनिटी है, उनको एक्सेप्ट करने में दे विल टेक टाइम, एंड ऑब्वियसली जो एक रिएक्शन नजर आ रहा है दैट इज अ फॉर्म ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। वो कहीं ना कहीं डिफेंसिव बिहेवियर शो कर रहे हैं। अब वो क्या शिद्दत अख्तियार कर रहा है वो वेरी करता है। तो अल्टीमेटली ऑब्वियसली वी कम टू द पॉइंट के जहाँ पे एक्सेप्टेंस आ जाएगी, और वो एक्सेप्टेंस फिर ऑल एस्पेक्ट्स की तरफ से आ जाएगी। यहाँ पे मैं एक चीज भी और भी हाईलाइट करूंगी कि देखिए, हमारा जो एक्सपोजर होता है,
अब वो मीडिया में सोशल मीडिया के थ्रू भी एक्सपोजर होता है, और फिर घर में एक टॉक भी होती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप घर में एक प्लेजेंट एनवायरनमेंट रखें, या फिर अगर आप गैजेट्स का भी यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया का भी यूज़ कर रहे हैं, तो आप फिल्टर्ड चीज़ें देखें, अनफिल्टर्ड चीज़ें ना देखें। कहीं ना कहीं जब आप वो देख रहे होते हैं तो वो भी आपके अंदर एब्जॉर्ब होती जाती हैं, और फिर इमोशनल डिसरेगुलेशन और इमोशनल वल्नरेबिलिटी जनरेट होती है, और उसकी वजह से फिर ये जज्बात शिद्दत अख्तियार कर जाते हैं, और फिर हमें ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। हाँ, अगर हम बात करें बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद की, हमारे पास बहुत सारी ऐसे वाक़यात सामने आए हैं जो दिल दहला देने वाले हैं, लेकिन इसमें अब एक चीज़ ये भी आ रही है कि ये जो एक्सट्रीम किस्म की सोच है वो सिर्फ हमें एक जगह पे नज़र नहीं आ रही कि एक स्पेसिफ़िक इलाके की हम बात करें, ऑल अराउंड पाकिस्तान में ही ऐसी सोच पाई जा रही है। सो क्या हम ये बोलें कि ये हमारी एक सोच का मसला है जो कि पूरे पाकिस्तान में है, या फिर हम ये बात करें कि सिर्फ सोशल मीडिया के नताइज हैं जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, उसको हम फैंटिसाइज करते हैं और फिर हम उस तरह की हरकतों पे जो है उतर आते हैं? तो क्या आपको फिर ये नहीं लगता कि हमें ऐसे चीज़ें अपनानी चाहिए कि हम सोशल मीडिया को रेगुलेट कर सकें कि हर किस्म का मवाद हर किसी के लिए ना हो? देखिए, स्टैंडर्डाइजेशंस और रूल्स एंड रेगुलेशंस और एसओपीज हर आप समझ लें कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया तो वहाँ पे अभी तो ये चीज़ें थोड़ी हाईलाइट हो रही हैं, लेकिन फिर भी उस तरह कहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट नहीं है, या प्राइवेसी उस तरह नहीं है जहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल बच्चों को एक्सपोजर दे देते हैं तो दे डोंट नो कि हमें क्या देखना है क्या नहीं देखना, तो वो अनफिल्टर मवाद सारा सामने उनके आ जाता है। फिर सेकेंडली देखें, वैल्यूज़ के ऊपर हम बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं कि ऐसा नहीं है कि वैल्यूज़ खत्म हो गई हैं, वैल्यूज पहले भी थी अब भी हैं, लेकिन उनकी प्रैक्टिस कम हो गई है। और इसमें कहीं ना कहीं बच्चे तो चलें, जो विक्टिम्स हैं या जो सर्वाइवर्स हैं वो तो हैं ही हैं, कहीं ना कहीं घर से ये चीज़ स्टार्ट होती है कि घर में क्या वो वैल्यूज़ प्रैक्टिस हो रही हैं, क्या घर में इन चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है, क्या घर में जब बैठ के लिविंग रूम में डिस्कशंस होती हैं तो उसमें वर्ड्स का इस्तेमाल कैसा किया जाता है। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जाने अनजाने में वल्गर टर्म्स की तरफ जा रहे हैं या वल्गैरिटी को प्रमोट कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब होकर उसका ये कॉन्सिक्वेंसेस फॉर्म में नजर आ रहा है। तो यू आर राइट कि ये चीज़ सिर्फ एक इंडिविजुअल का या एक खास तबके का मसला नहीं है, ये ऑल ओवर फैल रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। और उसके इफेक्ट्स हैं कि हम जब डिस्कशन करने के लिए भी बैठते हैं तो हम कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं, और अल्टीमेटली हमें खुद को भी नहीं पता होता कि इसके कॉन्सिक्वेंस क्या आएंगे, और वो कॉन्सिक्वेंस एडवर्स फॉर्म में आ रहे हैं कि वही चीज़ें शायद हमें जो बहुत महीनों के बाद या सालों के बाद रिपोर्ट होती थी वो हमें दिनों में रिपोर्ट हो रही है हर एरिया से। ज़ोबिया, ये हमने समाजी एक फैक्टर डिस्कस किया। अगर हम नफ्सियाती तौर पे बात करें तो इसमें एक फैक्टर ये भी आ रहा है कि बचपन में अगर किसी के साथ कोई इस तरह का वाक़या या इंसिडेंट हुआ और जिसकी उसको उस वक्त समझ नहीं थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उस वक्त गुड एंड बैड टच का इतना खुला या बरमला इजहार नहीं किया जाता था। अब इसके बारे में चूँकि अवेयरनेस ज़्यादा हो रही है और लोग बात कर रहे हैं तो अब ज़्यादा पता चल रहा है, इसलिए जो अफराद ऐसे शिकार हुए होते हैं किसी न किसी हरासमेंट का या इंसिडेंट का, वो लेटर ऑन शायद वो नफ्सियाती तौर पर उसको प्रोसेस नहीं कर पाते हैं और वो लेटर ऑन अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। ये किस हद तक ट्रू है? दिस इज़ वेरी राइट कि देखें, हम व्हेन इट कम्स टू साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव तो उसमें एक्सपीरियंसेस एंड एनवायरनमेंट प्लेज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और कहीं ना कहीं जैसे भी आप बोल रही हैं कि दे वर ट्रॉमेटाइज्ड, दे वर विक्टिम्स इन देयर चाइल्डहुड, और वही ट्रॉमा बैठ जाता है उनके माइंड के अंदर, और क्योंकि वो रिजॉल्व नहीं हुआ होता, बाउंड्रीज हमने इतनी स्ट्रिक्ट की हुई होती है व्हेन इट कम्स टू पेरेंट्स, व्हेन इट कम्स टू द जो विक्टिम जो कर रहा होता है अब्यूज, दोनों तरफ से शायद डर और खौफ का एलिमेंट इतना ज़्यादा होता है कि द वन हु इज विक्टिम ऑफ इट उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता, तो ट्रॉमा हील नहीं हुआ होता, जो कि लेटर ऑन जाके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर वो हील नहीं हुआ, पर्सनैलिटी इश्यूज आ रहे हैं, तो आगे जाके वही कल्प्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हम अगर किसी को नफ्सियाती ऐसा कोई प्रॉब्लम है, फिर आगे जाके जो इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं। तो ज़ुबैर, अगर किसी को ऐसे नफ्सियाती प्रॉब्लम है कि बचपन में वो एक चीज़ को लेके उसको ट्रॉमा मिला है और वो अब ट्रॉमेटाइज्ड है, लेकिन वो उसकी पर्सनालिटी पे इफ़ेक्ट भी कर रहा है, लेकिन वो उसको छुपा रहा है, तो वो उसकी अपनी फैमिली के, अगर हम बात करें उसकी फैमिली के टर्म्स कैसे होंगे, पूरी अपनी जो उसकी इमीडिएट फैमिली होंगी उनके साथ वो बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन बाहर उसकी ये फ्रस्ट्रेशन निकलती रहेगी? देखिए, इसमें दो सिनेरियोज हो सकते हैं। इसमें ये चीज़ भी हो सकती है कि जो
चाइल्डहुड ट्रॉमा के साथ आगे जा रहा है, तो देयर इज अ चांस कि वो या तो सोशली आइसोलेटेड होगा, उसके फैमिली के साथ टर्म्स अच्छे नहीं होंगे, उसकी फंक्शनैलिटी मेंटेन नहीं होगी, वो यही होगा। लोग घर वालों को ये परसेप्शन होती है कि शायद हमारे साथ बुरा है, बाहर वालों के साथ अच्छा है, लेकिन जिनके साथ वो अच्छा है उनके साथ उसका इस तरह का रवैया बिल्डअप हो रहा होता है। दूसरी चीज ये भी होती है कि कहीं ना कहीं क्योंकि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, पर्सनैलिटी का इशू है, तो समटाइम्स दे विल बिहेव, ये भी दैट इज अ टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म कि जहां पे आप खुद को प्रेजेंट करते हैं कि यू आर वेरी गुड, लेकिन आपके जो अपने एक्सप्रेशंस होते हैं, जो आपके अपने इमोशंस होते हैं, आपकी जो अपनी इंटेंशंस होती हैं, वो बहुत नेगेटिव होती हैं। तो दैट इज अ फॉर्म ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म कि आप उसको एक्सप्रेस करते हैं और वो घर में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो बाहर जाके ऑब्वियसली क्रूअल माइंड के साथ और इंटेंसिटी के साथ नेगेटिविटी को एक्ट आउट कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली इसमें फैमिली को इन चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए। कहीं ना कहीं लैक ऑफ एजुकेशन होती है, कहीं ना कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस होती है कि दे डोंट ब्रिंग देम टू द प्रोफेशनल्स कि सो दैट कि वो प्रॉपर डायग्नोज हो, प्रॉपर थेरेपी के अंदर आए, प्रॉपर उनकी अगर काउंसलिंग हो, तो ऑब्वियसली इन चीजों को मिनिमाइज किया जा सकता है। अगर मैं ये पूछूं कि एक बंदा है, देयर इज एन इंडिविजुअल, अगर मैं एक केस स्टडी आपसे पूछना चाहूँ कि एक इंडिविजुअल है, वो बहुत हाईली क्वालिफाइड भी है, ठीक है, और वो इनफैक्ट उसको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी हासिल है, पर उसके बावजूद वो ये एक स्टेटमेंट देता है कि जी पाकिस्तान में बच्चे और बच्चियों के कपड़े पहनने के हवाले से कोई कानून होना चाहिए, ख़वातीन या बच्चियों के कपड़े पहनने के हवाले से कोई कानून होना चाहिए, राइट? सो ये किस सोच की आपके ख्याल से अक्कासी करता है? क्या ये एक हम कहते हैं कंजर्वेटिव माइंड हो सकती है, या फिर हम कहें कि वो वाकई में कुछ बेहतरी चाह रहा है कि मुआशरे में बेहतरी आए, या फिर कुछ न कुछ हम कह सकते हैं कि शायद किसी नफ्सियाती एक पहलू है जो जिससे हम अभी खबरदार नहीं हैं? देखिए, कंजर्वेटिव माइंड तो चले, क्योंकि जब तक हम बात नहीं करेंगे तो वी कांट कंक्लूड एग्जैक्टली कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन कंजर्वेटिव माइंड के साथ साथ कहीं ना कहीं अपने फियर्स होते हैं और अपनी इनसिक्योरिटीज होती हैं। आपके अपने कुछ एक्सपीरियंसेस इस तरह के हुए होते हैं कि यू डोंट वांट कि आगे जाके इस तरह की चीजें हैं, तो आप अपने जो करीब या आपके जो लव्ड वंस होते हैं उनको लेके यू आर वेरी पोजेसिव और एक्स्ट्रा पोजेसिवनेस के साथ फिर आप इन चीज़ों को मेक श्योर करते हैं कि सामने वाला जो है, हम कुछ ऐसी चीज़ें कर लें कि वो चीज़ कहीं मेरे घर पे ना आए। तो इसमें ये भी चांस हो सकता है कि शायद उनकी अपनी हिस्ट्री के अंदर उनका कुछ इस तरह का एक्सपोजर रहा हो, कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस रहा हो, जिसको लेके कि वो सब डर खौफ के अंदर हैं कि नहीं, अब मेरे जो साथ क्लोज लोग हैं या मेरे जो साथ कनेक्टेड लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को ना फेस कर सकें, तो देन ऑब्वियसली फिर इस तरह की चीज़ें आप एक्सप्रेस आउट कर रहे होते हैं। लेकिन वी कैंट एग्जैक्टली कंक्लूड कि इट्स अ साइकोलॉजिकल मैटर, या फिर वो उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज है या उनकी अपनी कंजर्वेटिवनेस है। नाउ ज़ुबिया साहिबा, हमें करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये केसेस में इजाफा भी हो रहा है, फिनोमेना को भी हम समझ चुके हैं, पावर गेम भी यहाँ पर आ रही है, ईगो जो है वो भी यहाँ पर आ जाती है, मेल ईगो। अब इसमें होना क्या चाहिए, हमें किसको समझाने की ज़रूरत है और कानून सख्त करने की ज़रूरत है, क्या होना चाहिए? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी एग्जैक्टली कोई एक चीज़ है जिसके ऊपर हमें काम करना है, हमें मल्टीपल एरियाज़ के ऊपर वर्कआउट करना है। इसमें अगर हम कानून साजी की बात करें तो ऑब्वियसली कानून भी होना चाहिए, और सिर्फ कानून बनना नहीं चाहिए, उसके ऊपर अमल दरामद भी होना चाहिए। हमें एग्जैक्टली प्लेटफॉर्म्स पता होने चाहिए कि अगर इस तरह का इंसिडेंस कहीं रिपोर्ट होता है तो हमें कहाँ कहाँ जाके इस चीज़ को बताना है, सो दैट कि इसके ऊपर प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। फिर सेकेंडली यहाँ पर मैं ये चीज़ कहूँगी कि हम बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखते हैं कि आपके घर के अंदर ही कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो इसके ऊपर बहुत नज़रसानी की जाए, अपने घर के लोगों के ऊपर बहुत नज़र रखी जाए। फिर थर्डली मैं ये भी कहूँगी कि अवेयरनेस कैंपेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और फैमिली सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखते हैं कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने बहुत स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज डेवलप की हुई होती हैं, ऑल्दो दे विल से कि वी आर वेरी फ्रेंडली विद आवर चिल्ड्रंस, लेकिन व्हेन इट कम्स टू दिस टाइप ऑफ थिंग, और बच्चा जब बहुत करीबी अपने किसी रिश्ते के बारे में इस तरह की बात कर रहा होता है तो फैमिली के ऊपर एक्सेप्टेंस नहीं आती, तो वो कहीं ना कहीं बच्चे को ही साइड पे कर देते हैं। तो वहाँ पे ये भी चीज़ होती है कि दोनों तरफ से आपकी बाउंड्रीज ऐसी हों कि यू जस्ट मेक दैट मच कंफर्टेबल चाइल्ड टू योरसेल्फ कि वो आपको आके बता सके, एक्सप्रेस कर सके, और बच्चे को पता हो कि येस मेरे घर वाले इतने अच्छे हैं कि मैं उनके साथ आके हर चीज़ डिस्कस करूँगा और उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन होगा। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, कम्युनिटी सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है, और प्रॉपर लॉज का होना बहुत ज़रूरी
रही है, जब तक इन चीज़ों को प्रैक्टिस में नहीं लाया जाएगा तो हम इन केसेस को मिनिमाइज नहीं कर सकते। और अगेन सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने पहले भी बात डिस्कस की, कि हम जो सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, हम जो मोबाइल्स का यूज़ करते हैं, इसमें हमें लाजमी इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि हमें फिल्टर्ड मवाद देखना है, हमारी प्राइवेसी, हमारी सेटिंग्स हमें ये पता होनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या चीज़ देख रहे हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चे अगर गेम्स वगैरह की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ गेमिंग के थ्रू भी बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, कि वो एनोनिमस लोगों के साथ किस तरह की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों की नॉलेज और हमें पता होना चाहिए। हम जितना कनेक्टेड रहेंगे एक दूसरे के साथ, तो ऑब्वियसली हम इन केसेस में बहुत कमी देखेंगे आने वाले वक्त। थैंक यू सो वेरी मच सुफिया मियां, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। अपने बच्चों को हमें गुड टच बैड टच भी सिखाना चाहिए। एजुकेशन होगी तभी अवेयरनेस आएगी, और अवेयरनेस होगी तभी लॉज जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, ताकि जो ऐसे गलत काम करते हैं उनको कैफरे किरदार तक भी पहुँचाया जा सके। ख़वातीन और हज़रात, आइए आज आपको एक इन्फॉर्मेशन देते हैं। आज हिस्ट्री पे बात, ये हिस्ट्री से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इट्स एन इन्फॉर्मेशन सेगमेंट। आपको ये मालूम है कि 31 दिसंबर 2020 से आज 14 जुलाई 2026 तक मजमूई तौर पर 2020 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। इस दिलचस्प अददी इत्तेफाक ने सोशल मीडिया सार्फिन की तवज्जो अपनी जानिब मबज़ूल करवाई हुई है, जहाँ 2020 यानी कि डेज सिंस 2020 के उन्वान से मुख्तलिफ पोस्ट और तबसरे शेयर हो रहे हैं। ये महज एक इत्तेफाक है कि हम साल 2020 के इख्तिताम यानी 31 दिसंबर 2020 के बाद आज के दिन तक गुजरने वाले दिनों की तादाद भी 2020 ही बनती है। सार्फिन इस मौके को यादगार करार देते हुए गुज़िश्ता चंद बरसों में दुनिया भर में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात, कोरोना वबा के असरात, आलमी सियासी तब्दीलियों और समाजी तब्दीलियों को भी याद कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग सा फैक्ट था जो आपके साथ शेयर बहुत ही दिलचस्प फैक्ट है, और इसमें बहुत सारी जो है सरगर्मियां भी रही हैं, बहुत कुछ चेंज हुआ है, और वाकई में 20 दिन गुजरे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे एक दुनिया गुजर गई हो। एग्जैक्टली। आज के प्रोग्राम से मुझे और नाज़िर शेटर को दीजिए बहुत सारा ख्याल रखिए, कल मुलाकात होगी। खुदा अल्लाह ने के बाद।